स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों आप सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर और चेतना मैडम की क्लास में। तो बच्चों आज जो है हम अपनी यूनिट 12 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्या नाम है बेटा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो बेटा कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? ये चैप्टर जो है हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इजी भी है, तो इसलिए आप सभी इसको ध्यान से सुनेंगे। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट में मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं और कमेंट में भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन। बेटा कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? सबसे जरूरी बात कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है। कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता और प्रोटेक्शन मतलब संरक्षण। इस चैप्टर के अंदर बेटा हम लोग पढ़ेंगे कि कंज्यूमर को जितना भी मार्केट के अंदर अलग अलग तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है, तो कंज्यूमर को किस तरीके से प्रोटेक्ट करें, उसको बचाने के तरीके क्या क्या हैं। हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या है, हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लेकर के आई है और उसके अंदर हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। बेटा सुनिएगा बहुत ही ध्यान से। टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स, क्या कह रहा है बेटा ये? टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स, यानी कि कंज्यूमर्स को बचाने के लिए। क्या करने के लिए बेटा? कंज्यूमर्स को बचाने के लिए। टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स अगेंस्ट द अनफेयर प्रैक्टिसेस ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड सेलर। बेटा मार्केट के अंदर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, यानी कि जो भी हमारे वस्तु को बनाने वाले लोग हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं और जो सेलर्स हैं, वो लोग क्या करते हैं? अनफेयर प्रैक्टिसेस, यानी कि गलत काम करते हैं, अनुचित तरीके से प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचते हैं। अनफेयर मीन्स यूज करते हैं जैसे कि कम नापना, कम तोलना, एमआरपी से ज़्यादा वस्तु को बेचना, कालाबाजारी करना, वो सारी चीज़ें उनसे बचाने के लिए क्या आया है? हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन आया है। कह रहा है टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स अगेंस्ट द अनफेयर प्रैक्टिसेस ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड सेलर इज कॉल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यानी कि कंज्यूमर्स को बचाना। जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, जो भी सेलर्स हैं, सेलर्स की अनफेयर प्रैक्टिसेस से, प्रोड्यूसर्स की अनफेयर प्रैक्टिसेस से बचाने के लिए जो भी तरीके अपनाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कह रहा है टुडे कंज्यूमर इज कॉल्ड द किंग ऑफ द मार्केट। आप लोगों को पता है कि आजकल जो है कंज्यूमर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कंज्यूमर इज कॉल्ड द किंग ऑफ द मार्केट। कंज्यूमर्स को बोला जाता है पूरी मार्केट का राजा। क्या बोला जाता है बेटा? कंज्यूमर इज कॉल्ड द किंग ऑफ द मार्केट। ऑल द मार्केटिंग एक्टिविटीज, जितनी भी मार्केटिंग एक्टिविटीज की जाती हैं बेटा, सारी की सारी बाजार के अंदर, जैसे कि कह सकते हैं कि भाई मार्किंग की जाती है, ब्रांडिंग की जाती है, लेबलिंग की जाती है, इतने सारे एडवर्टाइजिंग की जाती है। तो बेटा ये सारे के सारे काम क्यों किए जा रहे हैं? ताकि कंज्यूमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जा सके। तो कह रहा है टुडे कंज्यूमर इज कॉल्ड द किंग ऑफ द मार्केट। आजकल जो है कंज्यूमर्स को क्या बोला जाता है बेटा? कंज्यूमर को बोला जाता है मार्केट का राजा। कंज्यूमर इज कॉल्ड द किंग ऑफ द मार्केट। ही इज एट द सेंटर स्टेज ऑफ ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज। बेटा जितनी भी मार्केट के अंदर एक्टिविटीज की जाती हैं, मार्केट के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज की जाती हैं, उनका जो सेंटर स्टेज है, यानी कि जो मेन, जो मुख्य बिंदु है, वो कौन है बेटा? वो है हमारा कंज्यूमर। यानी कि सारी की सारी मार्केटिंग एक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर्स के लिए की जाती हैं। इट इज द कांस्टेंट एफर्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स that the production of the product must conform to the needs of the consumer। बेटा प्रोड्यूसर्स की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि भाई हम जो भी चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग? जो भी चीज हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सारी की सारी चीजें किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए? कंज्यूमर्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। किसके अकॉर्डिंग बेटा जी? कंज्यूमर्स के अकॉर्डिंग, यानी कि सारा का सारा काम कंज्यूमर्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इन एडिशन टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर्स। कह रहा है भाई कंज्यूमर्स को तो सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे। क्या करेंगे हम? कंज्यूमर्स को तो हम सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करने के अलावा इट इज ऑल्सो द एफर्ट ऑफ द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या करेगा? एफर्ट्स करेगा, पूरी कोशिशें करेगा दैट देयर सेल शुड बी मैक्सिमम, कि भाई उनकी जो सेल होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा हो। यानी कि
कंज्यूमर मस्ट बी सेटिस्फाइड, यानी कि कंज्यूमर के साथ किसी प्रकार का कोई गलत काम ना हो, अनफेयर प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए। एक बात बताओ, अगर कंज्यूमर सेटिस्फाइड है यानी कि कंज्यूमर के साथ कोई भी गलत काम नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली क्या होगा, कंज्यूमर उन वस्तुओं को बार बार परचेज करेगा और जो मतलब हमारा जो सेलर है, जो प्रोड्यूसर है, उसकी क्या होगी, सेल बढ़ जाएगी। सही बात है ना, क्योंकि कंज्यूमर जो है वो सेटिस्फाइड हो गया, और जब कंज्यूमर एक बार सेटिस्फाइड हो गया तो डेफिनेटली बच्चों क्या होगा, सेल बढ़ जाएगी। क्या होगा बेटा, सेल बढ़ जाएगी। दे देयरफॉर ट्राई टू इंक्रीज देयर सेल, वो लोग जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो सेलर हैं, वो लोग कोशिश करते हैं, क्या कोशिश करते हैं कि सेल बढ़ जाए। क्या कोशिश करते हैं बेटा, सेल बढ़ जाए बाय ऑल पॉसिबल मीन्स, हर तरीके से। भाई जो सेलर है, प्रोड्यूसर्स हैं, वो लोग क्या कोशिश करते हैं कि उनकी सेल बढ़ जाए, हर तरीके से उनकी सेल बढ़ जानी चाहिए। मेन मुद्दा क्या है कि भाई सेल इंक्रीज करनी है। Some of the means adopted to increase sales are such as to serve the interest of both the producers and the seller। बेटा कुछ तरीके ऐसे हैं, सेल बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी बेटा, सेल बढ़ जाएगी। सेल बढ़ेगी लेकिन उसके अंदर प्रोड्यूसर का भी फायदा हो और कंज्यूमर का भी फायदा हो। किसका फायदा बेटा, प्रोड्यूसर का भी फायदा हो और कंज्यूमर का भी फायदा हो। अगर मान लो कि भाई प्रोड्यूसर जो है वो क्या कर रहा है, या सेलर जो है वो क्या कर रहा है, कम नाप रहा है। मान लो हमने 1 किलो के पैसे दिए, कोई भी वस्तु खरीदी, 1 किलो का अमाउंट हमने पूरा दिया, उसने क्या करा, 900 ग्राम ही हमें वस्तु दी, तो 100 ग्राम का जो बेनिफिट है वो तो वो गेन कर रहा है ना। तो ये गलत तरीका है, ये प्रॉफिट कमाने का गलत तरीका है। जबकि जो प्रोड्यूसर है वो क्या कर रहा है बच्चों, जो कंज्यूमर है वो पूरा अमाउंट आपको पे कर रहा है। सही बात है। तो किसी भी प्रोड्यूसर को, सेलर को गलत तरीका नहीं अपनाना है। बहुत सारी बातें हैं जिसके द्वारा जो प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, दोनों के ही फायदे की बात है, और प्रोड्यूसर को भी बेनिफिट होगा और कंज्यूमर को भी बेनिफिट होगा। किसी भी प्रकार से कोई भी गलत काम नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या क्या तरीके हो सकते हैं बेटा, क्या क्या तरीके हो सकते हैं कि भाई प्रोड्यूसर क्या करे अगर वो चाहता है कि हमारे कंज्यूमर्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएं। क्या चाहता है बेटा वो, हमारे जो कंज्यूमर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएं। किसी भी प्रकार से जो कंज्यूमर्स हैं उनको मतलब कि नुकसान ना हो, तो उसे क्या करना चाहिए बच्चों, इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कि वो जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर दे। क्या कर दे बेटा, प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करे। अब प्रोडक्ट की क्वालिटी बच्चों अगर अच्छी होगी तो डेफिनेटली जो है क्या होगा, कंज्यूमर्स परचेज करेंगे, कंज्यूमर्स ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करेंगे। अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो डेफिनेटली कंज्यूमर्स क्या होंगे बेटा, कंज्यूमर्स ज़्यादा परचेज करेंगे। अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो कंज्यूमर जो है वो उसको परचेज नहीं करेंगे। तो एक तरीका है कि भाई जो प्रोड्यूसर है वो क्या कर दे, प्रोड्यूसर जो है वो वस्तु की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट कर दे, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव होगी तो डेफिनेटली जो कंज्यूमर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु परचेज करेंगे। जब कंज्यूमर ज़्यादा वस्तु परचेज करेगा तो डेफिनेटली बच्चों क्या होगा कि भाई जो हमारा सेलर है, जो प्रोड्यूसर है, उसका बेनिफिट होगा। रिडक्शन इन प्राइस, और क्या करे, वस्तु की कीमतें कम कर दे, वस्तु की कीमतें कम कर दे। क्लियर एंड डिसेंट एडवर्टाइजिंग, भाई जो भी प्रोड्यूसर, जो सेलर है, अगर वो एडवर्टाइजिंग कर रहा है तो बहुत ही क्लियर और डिसेंट एडवर्टाइजिंग करे, गलत काम ना करे, और आफ्टर सेल सर्विसेज अपनी अच्छी प्रोवाइड करे। तो डेफिनेटली क्या होगा, कंज्यूमर्स हमारे इंक्रीज हो जाएंगे। सही बात है, हमारे कंज्यूमर्स क्या होंगे बेटा, इंक्रीज हो जाएंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरी तरफ बात करें, सम ऑफ द मेथड्स, बहुत सारे बच्चों ऐसे मेथड्स अपनाए जाते हैं adopted to increase the sales are such as to subserve the interest of producer। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे प्रोड्यूसर का तो बेनिफिट हो रहा है। किसका बेनिफिट हो रहा है बेटा, प्रोड्यूसर्स का तो बेनिफिट हो रहा है, बट द सेम आर अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जो प्रोड्यूसर है उसके लिए तो फायदेमंद है लेकिन कंज्यूमर्स के बिल्कुल अगेंस्ट हैं। क्या है बेटा, कंज्यूमर्स के बिल्कुल अगेंस्ट हैं। इन अदर वर्ड्स कंज्यूमर्स आर एक्सप्लॉइटेड देयर बाय, इसलिए बहुत मतलब कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, यानी कि ऐसे तरीके अपना के जिसमें प्रोड्यूसर का तो बेनिफिट है, सेलर का तो बेनिफिट है, लेकिन बच्चों क्या हो रहा है, बताओ जरा क्या हो रहा है, कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एडल्ट्रेशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स, वस्तुओं में मिलावट कर दी, ठीक है,
पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं की क्वालिटी अच्छी नहीं दे रहे, सर्विसेज अच्छी नहीं दे रहे, मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग, गलत गलत एडवर्टाइजिंग की जा रही है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग की जा रही है, शॉर्ट मेजर, अंडरवेट गुड्स, कम नापना, कम तोलना, जिससे क्या है भाई प्रोड्यूसर और सेलर तो बेनिफिट कमा रहे हैं लेकिन कंज्यूमर को नुकसान हो रहा है, कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल स्कार्सिटी, स्कार्सिटी का मतलब कमी दिखा देना, भाई वस्तुओं की कालाबाजारी करनी है तो क्या करा उन लोगों ने, वस्तुओं की कमी दिखा दी जबकि वस्तुओं की कमी नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिससे प्रोड्यूसर को तो फायदा है लेकिन कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। Thus there are some means of increasing sales, उसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं जिससे सेल बढ़ जाएगी, बाय विच द प्रोड्यूसर इंक्रीज देयर सेल, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं प्रोड्यूसर अपनी सेल बढ़ा सकता है, बाय एंड मल्टीप्लाई देयर प्रॉफिट, और अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकता है। एक बात बताओ, आप किसी शॉप पर गए, वो उस शॉप वाले ने आपको जो वस्तु दी वो आपने 5 किलो मांगी, उसने 4.5 किलो तोली, ठीक है, तो आधा किलो जो वस्तु उसने आपको कम दी है बच्चों, तो उसके लिए आप क्या करेंगे बताओ? आप उस वक्त नहीं बोले, आपको नहीं पता था, लेकिन बाद में जब आप घर आए तो आपको पता लगा कि इसने वस्तु कम तोल ली, आपने किसी की तराजू पे रख दी, ठीक है, ऐसे ही तो उन्होंने देखा कि यार आधा किलो तो वस्तु कम है, क्या आप दोबारा उसके पास जाएंगे? नहीं जाएंगे ना, आप क्या कहेंगे? तो चोर है भाई, ये तो हमें एक्सप्लॉइट कर रहा है, पैसे पूरे लेता है और वस्तु हमें पूरी नहीं देता। तो क्या है, कह रहा है कि वो अपने प्रॉफिट को बढ़ा तो सकता है लेकिन ये जो मेथड्स हैं वो परमानेंट मेथड्स नहीं है। क्या नहीं है बेटा? परमानेंट मेथड्स नहीं है। दीज रिजल्ट इन एक्सप्लॉयटेशन द कंज्यूमर, इससे कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन अराइजेस, एक क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर अगेंस्ट दीज अनफेयर प्रैक्टिसेस ऑफ द प्रोड्यूसर। इन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इज अवेलेबल। बेटा कंज्यूमर्स को कैसे बचाया जाए, एक्सप्लॉयटेशन से कैसे बचाया जाए, उसके लिए क्या है बेटा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया है। कौन सा एक्ट? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है वो लॉन्च हुआ है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? सम एग्जाम्पल्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको बताती हूँ कि कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन के बच्चों कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। सुनिएगा ध्यान से, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं बेटा? सुनिएगा ध्यान से। कह रहा है सम एग्जाम्पल्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन के एग्जाम्पल्स, सभी बच्चे ध्यान सुनेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ द जजमेंट पास्ड इन कोर्ट, कोर्ट में बहुत सारे जजमेंट पास हुए उसके आधार पर, एंड द रिपोर्ट पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में भी बेटा बहुत सारी रिपोर्ट पब्लिश हुई हैं, उसके बेसिस पर हमने ये एग्जाम्पल्स लिए हैं। तो बच्चों क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं सुनिएगा। फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन किया गया, कंज्यूमर्स को मतलब कह सकते हैं शोषित किया गया, एक्सप्लॉइट किया गया। ये रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं जो एक्चुअल में हुआ है। क्या? नंबर फर्स्ट, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ सनफ्लावर ऑयल, एक सनफ्लावर ऑयल का मैन्युफैक्चरर था। कौन था बेटा? सनफ्लावर ऑयल का मैन्युफैक्चरर। क्या करा? ऑयल क्लेम इन द एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन अ नेशनल न्यूज़पेपर दैट हिज ऑयल इज रिच इन विटामिन। उनने क्या करा है, एक क्लेम किया, उसने न्यूज़पेपर में एक क्लेम किया कि भाई उसके अंदर जो ऑयल है, जो वो ऑयल मैन्युफैक्चर करता है, उसके अंदर विटामिन है, मिनरल है और प्रोटीन्स हैं। मतलब उसने ऐसा कहा या कह सकते हैं उसने इस चीज़ को क्लेम कर रखा था। बोलते ना आप बहुत सारे एडवर्टाइजिंग देखते हैं इसमें विटामिन है, मिनरल्स है, तो उसी तरीके से उसने भी क्या करा, अपने सनफ्लावर ऑयल को क्लेम करा, बिल्कुल अच्छे से बताया उसने क्या कि भाई हमारे यहाँ पर जो सनफ्लावर ऑयल है ना, उसने नेशनल न्यूज़पेपर में प्रिंट करवाया था ये बात, क्या कि भाई हमारा जो ऑयल है वो विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन से भरपूर है। लेकिन ऑन टेस्टिंग, लेकिन जब टेस्टिंग हुई तो एक बार बताओ, जब विटामिन है, मिनरल्स हैं, प्रोटीन्स है, तो कंज्यूमर तो सोच रहा है ना कि जो ये बोल रहा है वो बिल्कुल सच है ना। लेकिन रियल में जब टेस्टिंग हुई बच्चों, ऑल क्लेम्स वर फाउंड फॉल्स। तो क्या हुआ, जितनी भी बातें उसने कही थी वो सब झूठी थी। क्या थी बेटा? सब झूठी थी। तो अब हुआ क्या, जब सारी बातें बच्चों झूठी निकली तो उसके ऊपर जो है क्या होता है, कंज्यूमर कोर्ट जो है हमारे, उसके अंदर वहाँ पे हम कंप्लेंट करते हैं। मैं सिखाऊंगी अभी आपको कि आप कंप्लेंट कब कब फाइल कर सकते हैं। तो जब कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट हुई तो क्या हुआ, उसके ऊपर मतलब कि चार्जेस लगे। क्या लगे? चार्जेस लगे। तो बहुत सारे तरीके हैं कि कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट किया गया लेकिन कंज्यूमर्स को बचाया भी जा सकता है।
मैनी क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स, बहुत सारे जो क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स हैं, मार्क देयर प्रोडक्ट एज पॉली कॉटन। वो क्या कहते हैं, अपने प्रोडक्ट पर जो कपड़े होते हैं उस पर मार्क करते हैं कि पॉली कॉटन है। क्या है बेटा, पॉली कॉटन है। बोला उन्होंने, लिखा उन्होंने कि पॉली कॉटन है। पॉली मीन्स पॉलीसोनिक, पॉलिनोसिक। क्या है बेटा, एक कपड़ा होता है पॉलिनोसिक एंड नॉट पॉलिस्टर। पॉली का मतलब कुछ लोग सोचते हैं पॉलिएस्टर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पॉली का मतलब क्या था, पॉलिनोसिक। लेकिन द फॉर्मर मटेरियल इज वेरी चीप एज कंपेयर टू द लेटर एंड द कंज्यूमर आर नॉट अवेयर ऑफ इट। जो वो पॉलिनोसिक लिखा था उन्होंने, क्या लिखा था उन्होंने, पॉली कॉटन। तो कॉटन तो था लेकिन पॉली मीन्स पॉलिनोसिक था, पॉलिस्टर नहीं था। पॉलिस्टर बच्चों महंगा आता है, पॉलिनोसिक सस्ता आता है। तो बाद में क्या हुआ कि कंज्यूमर्स जो है उनको तो पता ही नहीं था ना, तो ये तो क्या है, कंज्यूमर को झूठ बोला जा रहा है, उनको एक्चुअल में रियलिटी नहीं बताई जा रही। तो ये भी एक तरीका क्या है, ये भी एक एग्जाम्पल किसका है, ये भी एक एग्जाम्पल है किसका बच्चों, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन का। इंस्टेंट नूडल्स कैन ओनली बी सोल्ड इन द पैकिंग ऑफ 100 ग्राम। जैसे नूडल्स हैं तो नूडल्स को जो है 100 ग्राम के पैकेट में बेचा जाता है, बट इन द केस ऑफ सम मैन्युफैक्चरर, लेकिन बहुत सारे मैन्युफैक्चरर ऐसे हैं कि लिखते तो 100 ग्राम है, पैसे तो 100 ग्राम के ले रहे हैं, लेकिन जो है एक्चुअल में उसके अंदर जो है 80 ग्राम ही नूडल हैं। किसके पैकेट के अंदर कितने नूडल्स हैं बच्चों, सिर्फ 80 ग्राम नूडल है। तो ये क्या है, 20 ग्राम तो तुम भाई चोरी कर रहे हो ना, एक तरीके से कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कर रहे हो ना। A woman got admitted in a civil hospital. Next example is कि भाई एक वुमेन जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई, सिविल हॉस्पिटल में, फॉर एन अपेंडिक्स ऑपरेशन। किस चीज़ के लिए, अपेंडिक्स के ऑपरेशन के लिए वो लेडी जो है वो एडमिट हुई, बट द डॉक्टर ट्रीटेड हर नेग्लिजेंटली एंड रिमूव हर गॉल ब्लैडर। लेकिन डॉक्टर ने क्या करा, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उसका गॉल ब्लैडर जो है वो रिमूव कर दिया। मतलब अपेंडिक्स का ऑपरेशन होना था, डॉक्टरों ने लापरवाही करी और उसका गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया इंस्टेड ऑफ द अपेंडिक्स, एंड एज अ रिजल्ट द वुमेन डेड, और वुमेन मर गई। अब क्लेम किया जाएगा तो उसके जो घर वाले हैं, उसका जो हस्बैंड है, उसके जो बच्चे हैं वो क्लेम कर सकते हैं। तो ये भी बच्चों एक कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है बेटा, चलिए कह रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है, क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है, इंपॉर्टेंस क्या है, किसकी इंपॉर्टेंस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है। कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। कंज्यूमर क्या है बच्चों, कंज्यूमर जो है वो पूरी मार्केट का राजा है। क्या है बेटा, कंज्यूमर पूरी मार्केट का राजा। कंज्यूमर इज कॉल्ड द किंग ऑफ द मार्केट। इफ द कंज्यूमर इज रिमूव फ्रॉम द मार्केट, अगर मान लो कंज्यूमर को मार्केट से रिमूव कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, कंज्यूमर को मार्केट से रिमूव कर दिया जाए, नथिंग रिमेन्स, तो कुछ नहीं बचता। यानी कि मार्केट में से अगर कंज्यूमर को हटा दिया जाए तो क्या बचेगा, जीरो, क्योंकि मार्केट टिकी किस पे है बच्चों, कंज्यूमर पर। तो अगर मार्केट के अंदर से कंज्यूमर को हटा दिया जाए तो कुछ नहीं बचता, जीरो बचता है। Therefore, it can be said that, इसलिए कहा गया है that consumer is the basis of the market। कंज्यूमर जो है वो मार्केट का बेस है, आधार है। कंज्यूमर क्या है, मार्केट का आधार है। When the consumer happens to be absolutely important, it is indeed very necessary to protect him from any exploitation in the market। जब एक बात बताओ, जब कंज्यूमर को आप राजा बोल रहे हो तो भाई जिम्मेदारी किसकी बनती है, आपकी बनती है। यानी कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कंज्यूमर को बचाए, प्रोटेक्शन दे, कंज्यूमर के ऊपर किसी प्रकार की कोई टेंशन ना हो, कंज्यूमर का मार्केट के अंदर एक्सप्लॉयटेशन ना हो। ठीक है, कह रहे हैं दिस विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द कंज्यूमर एंड द बिजनेस। इससे क्या है, दोनों का फायदा होगा, कंज्यूमर का भी और बिजनेस का भी। यानी किसी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है। अगर कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जा रहा है, दैट मीन्स कंज्यूमर सेटिस्फाइड फील कर रहा है, तो डेफिनेटली वो किसी और प्रोडक्ट की तरफ मूव नहीं होगा और बिजनेस के लिए भी ये बेनिफिशियल होगा। कह रहा है द इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज हाईलाइटेड बाय द फॉलोइंग फैक्ट्स। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन बच्चों क्यों जरूरी है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है उसको मैं आपको बताऊंगी। क्यों जरूरी है, फ्रॉम द कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों, अगर हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो क्यों जरूरी है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सुनिएगा, कंज्यूमर्स इग्नोरेंस, क्या कह रहा है बेटा ये, कंज्यूमर्स पहला पॉइंट है, कंज्यूमर्स इग्नोरेंस। भाई जनरली द कंज्यूमर्स आर नॉट अवेयर, कंज्यूमर्स को नहीं पता, उनको बिल्कुल भी वो लोग अवेयर नहीं होते
अबाउट देयर राइट्स, किसके बारे में, अपने राइट्स के बारे में उनको नहीं पता। किसको नहीं पता, कंज्यूमर्स को नहीं पता। एंड रिलीफ, उनको नहीं पता कि अगर हमारा एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, कहाँ पर हम कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, उनको ये बातें नहीं पता। उनको नहीं पता कि उनको कौन कौन से रिलीफ अवेलेबल हैं। तो कह रहा है इसलिए देयरफॉर इट बिकम्स नेसेसरी, इसलिए बहुत ज़रूरी है, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ बच्चों, तो ये बहुत ज़रूरी है कि कंज्यूमर को एजुकेट किया जाए, उनके राइट्स बताए जाए, उनको बताया जाए कि भाई आपके ये अधिकार हैं और आप इनका यूज़ कर सकते हैं। अबाउट द सेम सो दे बिकम एक्टिवेटेड, द आइडिया ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन मेक्स इट पॉसिबल इजीली। और ये सब कुछ कैसे पॉसिबल है, ये सब कुछ कंज्यूमर प्रोटेक्शन के द्वारा ही इजीली पॉसिबल हो सकता है कि हमारे कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना किया जाए। ठीक है। अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर, बेटा आज के टाइम में क्या है, सारे के सारे कंज्यूमर्स जो है ना वो ऑर्गेनाइज नहीं है। कैसे हैं, अनऑर्गेनाइज, यानी कि मान लो अगर एक के साथ धोखा हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि दूसरा बोले, दूसरा कहता है ठीक है ना मेरे साथ थोड़ी ना हुआ है ना। तो आजकल के कंज्यूमर्स जो हैं वो कैसे हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हैं। कंज्यूमर्स आर अनऑर्गेनाइज, कंज्यूमर कैसे हैं बेटा, अनऑर्गेनाइज्ड हैं, संगठित नहीं है। इसलिए कंज्यूमर्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो सब ऑर्गेनाइज्ड हो जाए। एंड दैट्स वाई दे कुड नॉट रेज देयर वॉइस अगेंस्ट देयर एक्सप्लॉयटेशन। कंज्यूमर अनऑर्गेनाइज्ड हैं, एक के आवाज़ तो कोई सुनेगा नहीं, सब लोग इकट्ठे हो जाएं तो सुनी भी जाए। तो कह रहा है इसलिए बहुत ज़रूरी है कंज्यूमर्स को उनके राइट्स के बारे में बताना, कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट होने से बचाना, गवर्नमेंट के द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर के आना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एनकरेज कंज्यूमर्स टू बी ऑर्गेनाइज, कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो कंज्यूमर्स को अवेयर करता है कि वो सभी के सभी लोग ऑर्गेनाइज हो जाए इन द फॉर्म ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। और वो लोग सारे के सारे कंज्यूमर्स मिलकर के बच्चों क्या बना लें, सब लोग मिलकर के कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस बना लें विच वुड टेक केयर ऑफ देयर इंटरेस्ट, जिससे कि उन सब का फायदा हो सके, उन सब का फायदा हो सके। लेकिन ये बच्चों तब कब पॉसिबल है, जब सारे कंज्यूमर्स इकट्ठे हो जाए, है ना। अगर मान लो एक कंज्यूमर कुछ बोल रहा है तो उसमें तो क्या होता है, उसे तो चुप करा दिया जाता है। लेकिन अगर सब लोग मिलके बोलेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, उनकी बात को सुना जाएगा, उनकी सुनवाई की जाएगी। वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स, बेटा कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं हम लोग कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों ज़रूरी है। तो आजकल जो है बच्चों क्या हो रहा है कि एक्सप्लॉयटेशन बहुत बड़े लेवल पर बढ़ चुका है, एक्सप्लॉयटेशन बहुत बड़े लेवल पर बढ़ चुका है। कंज्यूमर्स आर बीइंग एक्सप्लॉयटेड ऑन अ लार्ज स्केल, आजकल कंज्यूमर्स एक्सप्लॉयटेशन बहुत बड़े लेवल पर बच्चों बढ़ चुका है बाय अनस्क्रैपलर्स, जो धोखेबाज हैं, एक्सप्लॉयटेटिव हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कंज्यूमर के साथ करते हैं उनके द्वारा। जैसे डिफेक्टिव एंड अनसेफ प्रोडक्ट वो लोग सेल करते हैं। कैसे प्रोडक्ट, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, अनसेफ प्रोडक्ट्स, अडल्ट्रेशन मिलावट करते हैं, फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग करते हैं, झूठे झूठे एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ठीक है, होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। तो ये सारे काम जो किए जाते हैं, इसका मेन मुद्दा क्या है कि भाई कंज्यूमर्स कहते हैं कि यार कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन जो है वो नहीं होना चाहिए, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब पढ़ते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। ठीक है, अगला है यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन हैज़ अ वाइड एजेंडा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है एक बहुत ही बड़ा एजेंडा बन चुका है टू गेट रीड ऑफ सच माल प्रैक्टिस ऑफ द सेलर, कि भाई सेलर्स जो हैं वो ऐसे गलत काम जो करते हैं, सेलर्स की गलत कामों से कंज्यूमर्स को बचाया जाए। क्लियर, चलिए अब पढ़ते हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन करना क्यों ज़रूरी है। क्या बोला मैंने, कंज्यूमर प्रोटेक्शन करना क्यों ज़रूरी है, सुनिएगा। बिजनेस नीड्स कंज्यूमर्स, बिजनेस को किसकी ज़रूरत होती है, कंज्यूमर्स की। एज मच एज, इसी तरीके से कंज्यूमर्स नीड बिजनेस, भाई जैसे बिजनेस को कंज्यूमर्स की नीड है तो कंज्यूमर्स को भी तो बिजनेस की नीड है। एक बार बताओ, मैं हूँ कंज्यूमर, मैं कोई वस्तु खरीद के लाई, तो अब जब मार्केट के अंदर वस्तु अवेलेबल ही नहीं होगी तो मैं सर्वाइव कैसे करूँगी, है ना। अगर सोचो, जस्ट इमेजिन कि भाई अगर मार्केट नहीं होती, बाजार नहीं होता, तो क्या कंज्यूमर अपनी ज़रूरतें, सारी की सारी ज़रूरतें, हर चीज़ की ज़रूरत खुद पूरी कर सकता था, नहीं। अच्छा अगर बिजनेस है, बिजनेस तो लग गया, लेकिन बच्चों क्या हुआ कि कंज्यूमर नहीं है, खरीदने वाले लोग नहीं है, तो क्या बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो कंज्यूमर को नीड है बिजनेस की और बिजनेस को नीड है कंज्यूमर्स की। कह रहा है देयरफॉर बिजनेस शुड आल्सो जॉइन हैंड्स इन प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर इंटरेस्ट। तो जो बिजनेस है उसने भी क्या करा है, अपने हाथ मिला लिए हैं। क्यों मिला लिए हैं, ताकि जो है कंज्यूमर्स को बचाया जा सके। इट्स इंपॉर्टेंट इज हाईलाइटेड, जैसे कि
बाय द फॉलोइंग फैक्ट्स। कुछ तरीके बता रही हूँ, किस किस तरीके से मैं पॉइंट्स बताऊंगी कि भाई कंज्यूमर्स को हम किस तरीके से बचा सकते हैं। बेटा सुनिएगा बहुत ही ध्यान से। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, अगर आप चाहते हो कि लंबे समय तक बिजनेस का फायदा हो, क्या चाहते हो, अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन करना क्यों जरूरी है, तो कह रहा है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस enlightened business firms realize that it is in their long term interest to satisfy their consumer। जो अच्छे बिजनेस हैं वो क्या सोचते हैं कि यार अगर हम बिजनेस को लंबे समय तक सरवाइव करवाना चाहते हैं, अपना भी फायदा चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो है कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट ना करें। सही बात है ना, क्योंकि कंज्यूमर्स अगर सेटिस्फाई हैं तो डेफिनेटली बिजनेस लॉन्ग टाइम के लिए सरवाइव करेगा। अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं है तो बिजनेस खत्म हो जाएगा। सही बात है। कह रहा है सेटिस्फाई कस्टमर नॉट ओनली बाय द सेम प्रोडक्ट टाइम एंड अगेन। अगर एक कंज्यूमर सेटिस्फाई है तो वो क्या करेगा बच्चों, वो प्रोडक्ट को बार बार खरीदेगा, बट ऑल्सो प्रोवाइड गुड फीडबैक, और अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा तो उसका अच्छा फीडबैक भी देगा टू वुड बी कस्टमर्स एंड दैट्स हेल्प इन। एक बताओ, जब वो फीडबैक देगा तो दूसरे कस्टमर उसके फीडबैक को पढ़ते हैं। आप लोग खुद को सोचो ना, अगर आपको कोई मोबाइल खरीदना है तो आप लोग क्या देखते हो, आप लोग नेट पर सर्च करते हो कंज्यूमर्स फीडबैक, कंज्यूमर्स रिव्यू। कोई मूवी देखने जा रहे हो तो क्या देखते हो, उसके रिव्यूज़ देखते हो, कितनी % उसको वोटिंग मिली हुई है, क्योंकि अगर कंज्यूमर का फीडबैक अच्छा है तो डेफिनेटली बाकी कंज्यूमर्स उसको वस्तु को परचेज करने आएंगे। तो हर बिजनेस की जिम्मेदारी बनती है कि कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट ना करे, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करे। पेइंग अटेंशन टू सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर इज नथिंग बट कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर्स के ऊपर ध्यान देना, ये क्या कहलाता है, यही कंज्यूमर प्रोटेक्शन कहलाता है। ठीक है बच्चों। बिजनेस यूजेस सोसाइटीज रिसोर्स। अच्छा एक बात बताओ, जो हमारा बिजनेस है, जितने भी लोग बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, तो बिजनेस के रिसोर्सेज कौन है भाई, बिजनेस जितने भी रिसोर्सेज यूज कर रहा है वो कहाँ से यूज कर रहा है, समाज के लोगों से तो रिसोर्सेज आ रहे हैं, हमारे समाज से ही तो रिसोर्सेज आ रहे हैं। जितने भी रिसोर्सेज हैं, जो जितने भी लेबर काम कर रहे हैं वो कौन है, वो समाज के ही तो लोग हैं। तो यार जब तुम समाज के रिसोर्सेज का यूज कर रहे हो तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि बिजनेस की जिम्मेदारी है कि वो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट ना करवाए। एवरी बिजनेस यूजेस वेरियस रिसोर्सेज। हर बिजनेस अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज यूज करता है, मटेरियल है, मशीनरी है, मैन पावर है, विच बिलोंग टू सोसाइटी। और ये सब कुछ किससे बिलोंग करता है, सोसाइटी से बिलोंग करता है। सब कुछ किससे बिलोंग करता है, सोसाइटी से। देयरफॉर इट बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी बिजनेस। इसलिए ये हर बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है टू प्रोवाइड बेटर फैसिलिटी टू द सोसाइटी, कि वो लोग सोसाइटी को अच्छी फैसिलिटी दे सकें, वो लोग सोसाइटी को अच्छी फैसिलिटी दे सकें। थ्रू कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के द्वारा बिजनेस गेट्स एन अपॉर्चुनिटी, बिजनेस को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, एक मौका मिल जाता है टू डिस्चार्ज इस रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई वो लोग जो है समाज के लिए अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें और कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट ना करें। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि सामाजिक जिम्मेदारी बनती है ये आपकी। इट इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। ये समाज वही बिजनेस की एक सामाजिक जिम्मेदारी बनती है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इट्स ऑनर, कि भाई वो ऑनर को भी ध्यान में रखें और जितनी भी बिजनेस से रिलेटेड पार्टीज हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज हैं, कंज्यूमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, कंपटीटर्स हैं, गवर्नमेंट है, इन सबको भी ध्यान में रखें। मतलब हर तरीके से एक बिजनेस को कोशिश करनी है कि इनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इन लोगों का किसी भी प्रकार से, मतलब कि एक बिजनेस के अंदर एक बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी पार्टीज हैं तो बिजनेस की जिम्मेदारी है कि सारी पार्टीज जो हैं वो सेटिस्फाइड रहें। कस्टमर हैपन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द रिलेटेड पार्टीज, और जो कंज्यूमर है वो सारी पार्टीज में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Therefore, more attention should be paid to the protection of the consumers। इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट पर। डूइंग दिस इज नथिंग, और ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ नहीं है, ये सब कुछ इसे बोलेंगे हम कि भाई ये जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन ही है। क्या है बेटा, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन। मॉरल जस्टिफिकेशन, बेटा कंज्यूमर प्रोटेक्शन करना क्यों जरूरी है, कह रहा है ये मॉरल जस्टिफिकेशन है यार, कि भाई आप अगर नैतिक कर्तव्यों को पूरा नहीं कर सकते तो क्या करोगे। जब समाज के लोगों से पैसा कमा रहे हो, कंज्यूमर से पैसा कमा रहे हो और धोखा भी उन्हें दे रहे हो, तो ये तो गलत है ना। तो कह रहा है ये मॉरल जस्टिफिकेशन है। इट इज द मॉरल ड्यूटी ऑफ एनी बिजनेस, हर बिजनेस की ये मॉरल ड्यूटी होती है कि भाई टू टेक केयर ऑफ द कंज्यूमर्स, कि वो जो है कंज्यूमर्स की देखभाल करे, कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट ना करे, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करे।
एंड अवॉइड एनी फॉर्म ऑफ देयर एक्सप्लॉयटेशन, और किसी भी तरीके का कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, क्या ना हो, किसी तरीके का कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। द आइडिया ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का बेटा जो आइडिया है वो क्या है, हेल्प्स द बिजनेस इन डिस्चार्जिंग देयर मॉरल ड्यूटी, और इससे क्या होगा, हर बिजनेस अपनी मॉरल ड्यूटी को पूरा कर पाएगा। कह रहा है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। एक बात बताओ, अगर एक बिजनेस कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कर रहा है तो जो सरकार है ना बेटा, हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, वो जो है उस बिजनेस के अंदर इंटरवेंशन करेगी, यानी कि दखलंदाजी देगी। कब देगी दखलंदाजी, जब वो बिजनेस जो है वो क्या नहीं करेगा भाई, अगर वो बिजनेस कंज्यूमर को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो गवर्नमेंट को पता लग गया तो गवर्नमेंट उस बिजनेस को बंद भी करवाएगी, है ना। तो कह रहा है अगर आप चाहते हो कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ना हो, सरकार दखलंदाजी ना करे और आप लोग अपना बिजनेस आसानी से चलाते रहें, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन ना होने दें बाय इग्नोरिंग कंज्यूमर्स इंटरेस्ट। अगर आप चाहते हो कंज्यूमर के, अगर मान लो एक बिजनेस है वो कंज्यूमर इंटरेस्ट को बिल्कुल इग्नोर कर रहा है, बिजनेस इज ऑलमोस्ट इन्वाइटिंग गवर्नमेंट टू इंटरवेंशन विच कैन इम्पेयर एंड टार्निश इट्स इमेज, तो गवर्नमेंट को वो इनवाइट कर रहा है कि आप लोग आइए और हमारे यहाँ पर जो इंटरफेरेंस करिए और हमारी इमेज को खत्म कर दीजिए, है ना भाई। अगर मान लो कोई गलत काम कर रहा है, उस वहाँ पे छापा पड़ गया, ठीक है, तो क्या होगा, उसकी गुडविल खत्म हो जाएगी ना, बिजनेस की इमेज डाउन हो जाएगी, वो बिजनेस कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। सच अ सिचुएशन कैन बी अवॉइडेड, अगर आप चाहते हो कि ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करें, इफ द कंज्यूमर इंटरेस्ट इज टेकन केयर, अगर आप कंज्यूमर के इंटरेस्ट को ध्यान में रखेंगे, डूइंग एंड सो मीन्स टेकिंग केयर ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन अगर आप करेंगे, तो ये सब कुछ चीज़ें नहीं होंगी और आप अपने बिजनेस को आसानी से चला पाएंगे। ठीक है बेटा, क्लियर। चलिए, कह रहा है लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स को कौन कौन सा लीगल प्रोटेक्शन मिला हुआ है, सुनिएगा बेटा बहुत ध्यान से। हाँ जी बेटा, तो अपना अगला टॉपिक सुनिएगा ध्यान से। कह रहा है लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स को कौन कौन से लीगल प्रोटेक्शन मिले हुए हैं, यानी कि कंज्यूमर को कौन कौन से लीगल प्रोटेक्शन अवेलेबल हैं। द आइडिया ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज नॉट न्यू, बेटा कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो आइडिया है वो कोई नया नहीं है। गवर्नमेंट हैज मेड मैनी एफर्ट्स इन दिस डायरेक्शन, हमारी जो सरकार है उसने बहुत सारे एफर्ट्स कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम करती रहती है। मैनी स्टेप्स हैव बीन टेकन टू प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन बाय मेकिंग सम लीगल प्रोविजन द रेलिवेंट लॉ, हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे तरीके अपनाती है ताकि कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनको प्रोटेक्शन दिया जा सके। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या करा है बेटा, सबसे पहले क्या लेके आए गवर्नमेंट, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। सुनिएगा, बहुत सारे एक्ट बने हुए हैं जिससे कि कंज्यूमर के एक्सप्लॉयटेशन को बचाया जा सके। तो कौन सा एक्ट है बेटा, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हैज़ बीन इन फोर्स, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया है बेटा वो कब आया है, 2000, वैसे तो 1986 था बेटा आपके कोर्स में, लेकिन अब क्या हो गया 2019 हो गया है और उसके अंदर कुछ कुछ थोड़े बहुत बदलाव हुए हैं, अमेंडमेंट हुई है, वो मैं आपको यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इसलिए पढ़ा रही हूँ। पहले क्या था बेटा, 1986 था। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हैज़ बीन इन फोर्स सिंस 2019 फॉर कंज्यूमर, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन आया है वो कब आया है कंज्यूमर्स के लिए, 2019 में, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए और उनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए, यानी कि कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन ना हो और प्रॉस्पेरिटी बनी रहे। दिस एक्ट ऑफर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफेक्टिव गुड्स, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो आया है इसका मेन मोटिव क्या है बेटा, ताकि कंज्यूमर को प्रोटेक्शन मिल सके, डिफेक्टिव गुड्स अगर आ रही हैं, डेफिशिएंट सर्विसेज में कोई डेफिशिएंसी आ रही है तो कंज्यूमर को क्या मिल सके, न्याय मिल सके, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, इन सब से जो है वो बचाव हो सके। कह रहा है कोर्ट्स हैव बीन स्टेबलाइज्ड अंडर दिस एक्ट, बेटा बहुत सारे कोर्ट बने हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, स्टेट फॉरम है, ठीक है, और जी हमारा नेशनल लेवल पर बताऊंगी मैं आपको, सब कुछ बताऊंगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किस तरीके से हम लोग डिस्ट्रिक्ट फॉरम में जाके कंप्लेंट कर सकते हैं, मतलब स्टेट कमीशन के पास जाएंगे, नेशनल कमीशन के पास जाएंगे, तो कंप्लेंट कैसे होती है सब कुछ समझाऊंगी मैं आपको, फिलहाल अभी ये पढ़िए। कोर्ट हैव बीन स्टेबलाइज्ड, कोर्ट बनाए गए हैं अंडर दिस एक्ट 2019 जो एक्ट बना है इसके अंदर बेटा कोर्ट भी स्टेबलाइज किए गए हैं टू प्रोवाइड द बेनिफिट द कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स को बेनिफिट्स देने के लिए, क्या करने के लिए बेटा, कंज्यूमर्स को बेनिफिट्स देने के लिए, बाय प्रोटेक्टिंग देयर राइट्स, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए,
These codes are known as 3 टायर मशीनरी। इसे हम क्या बोलते हैं? 3 टायर मशीनरी बोलते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट कमीशन वर्क्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। बेटा डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो है वो कौन से लेवल पे काम करेगी? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। स्टेट कमीशन किस पे काम करेगी? स्टेट लेवल पर। नेशनल कमीशन कौन उस पे काम करेगी? नेशनल लेवल पर। तो ये सब कुछ क्या है? कंज्यूमर्स के बेनिफिट्स के लिए काम किया जा रहा है। किसके लिए बेटा? कंज्यूमर्स के बेनिफिट्स के लिए ही काम किया जा रहा है। द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की बात कर रहे हैं। दिस एक्ट लेज डाउन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। बेटा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक होता है सेलर और एक होता है बायर, दोनों के बीच में क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो उसके लिए बना है द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसके अंदर दोनों पार्टी, जो एक कॉन्ट्रैक्टर है और जो एक मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एक कॉन्ट्रैक्ट करने वाला, ऑफरर और ऑफरी, दोनों को ही न्याय मिलता है। दिस एक्ट ऑल्सो एक्सप्लेन द कंडीशन। ये जो एक्ट है, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये सारी कंडीशंस को एक्सप्लेन करता है विच द एग्रीव पार्टी कैन मूव अगेंस्ट द डिफॉल्टिंग पार्टी। कि भाई अगर मान लो किसी के साथ कोई धोखा हुआ है तो जो एग्रीव पार्टी है वो डिफॉल्टर के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई करवा सकती है। कौन से एक्ट के अंदर? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है। द सेल ऑफ गुड्स एक्ट बना है 1930। हमारे जो है क्या है इस एक्ट के अंदर? दिस एक्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन द बायर। इसके अंदर क्या है? सेल एक्ट। तो जो बायर है उसको प्रोटेक्शन मिलता है इन केस द गुड्स परचेज आर नॉट अकॉर्डिंग द कंडीशन द सेल। मान लो मैं कोई वस्तु खरीदने गई, अगर वस्तु वैसी नहीं है जैसी मैंने उससे कहा था या जैसा उसने मुझे बताया था, तो मुझे जो है कौन सा एक्ट? द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंतर्गत मैं अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकती हूँ, मुझे न्याय मिलेगा। ठीक है। द असेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, ये क्या है? फॉलोइंग आर सम ऑफ द चीफ एम्स। ये जो एक्ट है इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? ये जो इसके उद्देश्य क्या है एक्चुअल में, सुनेगा। कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन पर पूरा कंट्रोल रहे। सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेंशियल कमोडिटीज, जो भी असेंशियल कमोडिटीज है उनकी सप्लाई अच्छे से हो पाए, सब कुछ अच्छे से चल पाए। कंट्रोल ओवर द टेंडेंसी टू इंक्रीज प्राइस। बेटा जो प्राइस है, अगर आप प्राइस बढ़ा रहे हो, जैसे असेंशियल गुड्स हैं आटा, दाल, चावल, चीनी, तो उसके प्राइस ज़्यादा ना हो, उनके ऊपर कंट्रोल रखा जा सके, उसके लिए असेंशियल कमोडिटी एक्ट बना है 1955। कंट्रोल ओवर द अनसोशल एक्टिविटीज़, अगर मान लो कुछ अनसोशल एक्टिविटीज़ कर रहे हो, जैसे कि प्रॉफिटिंग, होल्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, कि भाई अपना अपना प्रॉफिट सोच रहे हो, कालाबाजारी कर रहे हो, कम नाप रहे हो, तो इन सब के लिए भी असेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के अंतर्गत आप लोग कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये क्या है? ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट। इसके अंदर क्या है बेटा? जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी वस्तुएं हमें खेती से मिल रही हैं, तो उसके लिए एक्ट बना है 1937। अंडर दिस एक्ट देयर इज अ प्रोविजन, यहाँ पर एक प्रोविजन है टू चेक द क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है उनकी क्वालिटी को ध्यान में रखा जाए। दैट इज द प्रोडक्ट्स आर प्लेस्ड इन सेपरेट कैटेगरीज अकॉर्डिंग, भाई जो भी प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाए। In this way, the products are marked according to standard and that makes it easy to recognize them। भाई जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, तो बेटा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में क्या होती है? ग्रेडिंग होती है। अच्छे प्रोडक्ट्स को ए ग्रेड में, थोड़ा लो को बी ग्रेड में, तो ग्रेडिंग की जाए, मार्किंग की जाए उनकी सही तरीके से। ठीक है। अंडर दिस एक्ट देयर इज अ डिफरेंट मार्क टू इंडिकेट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या है? हर प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए अलग अलग मार्क को इंडिकेट किया जाता है। दिस मार्क नोन एज, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? एग मार्क। क्या बोलते हैं बेटा? एग मार्क। जो ग्रेडिंग करने के लिए जो यूज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एग मार्क, जिसके अकॉर्डिंग जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनकी ग्रेडिंग की जाती है। ठीक है। द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, ये कौन सा एक्ट है? 1954। कि भाई प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, खाने में मिलावट नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? खाने में मिलावट नहीं होनी चाहिए। अंडर दिस एक्ट देयर इज अ प्रोविजन टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स इंटरेस्ट अगेंस्ट द अडल्ट्रेशन ऑफ फूड आर्टिकल्स। बेटा इस एक्ट में क्या है? जो भी फूड आर्टिकल्स हैं उनके अंदर किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। द स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजरमेंट एक्ट 1976। अंडर दिस एक्ट देयर इज अ प्रोविजन, इसके अंदर क्या प्रोविजन है? कंज्यूमर के इंटरेस्ट को जैसे कम नापना, कम तोलना है, इन सब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाना इसका मेन मकसद है। द ट्रेडमार्क एक्ट 1999 बना है बेटा। दिस एक्ट हैज रिप्लेस द ट्रेड एंड मर्केंटाइज एक्ट 1958 को हटा करके ट्रेडमार्क एक्ट 1999 आया है। दिस एक्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन द कंज्यूमर्स फॉर रॉन्ग यूज ऑफ ट्रेडमार्क। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई बिजनेस है, वो ट्रेडमार्क गलत यूज कर रहा है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के अंतर्गत की जाती है।
द कंपटीशन एक्ट 2002, दिस एक्ट हैज रिप्लेस द, ये जो कंपटीशन एक्ट है उनने क्या करा है बेटा, इस एक्ट ने मोनोपोलीज और रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस को बिल्कुल हटा दिया है। 1969 जो था ट्रेड भाई, दिस एक्ट हैज रिप्लेस, इस एक्ट को जो लाया गया, कौन सा एक्ट, द कंपटीशन एक्ट 2002 जो लाया गया है वो किसकी जगह पर लाया गया है, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969 की जगह पर आया ये एक्ट। दिस एक्ट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर, ये जो एक्ट है वो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट एक्टिविटीज हिंडरिंग कंपटीशन बाय बिजनेसमैन इन द मार्केट। अगर मान लो बिजनेसमैन जो हैं वो कोई भी गलत काम कर रहे हैं तो वो बिना मतलब गलत काम करें, और गलत काम कर रहे हैं तो उनको रोका जाए, तो उसके लिए क्या बना हुआ है बेटा, कंपटीशन एक्ट 2002। मतलब कंपटीशन के पर्पज से, आप आगे बढ़ने के पर्पज से कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 2016, ये क्या है भाई, जैसे ISI मार्क है बच्चों, तो ISI मार्क किसके लिए होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिकल गुड्स। अगर मान लो आप ISI मार्क जो है वो करवा रहे हो और आपकी क्वालिटी बहुत घटिया है इलेक्ट्रिकल गुड्स की, तो यहाँ पर क्या है, द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 2016 बना है जिसके अंतर्गत आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये सब कुछ क्या है, ये लीगल प्रोटेक्शन मिला हुआ है बच्चों कंज्यूमर्स को। अंडर दिस एक्ट द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हैज बीन स्टेबलाइज, क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है वो बनाया गया है। इट हैज टू मेजर फंक्शन, दो काम है इसके, किसके बेटा, किसके दो काम है, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, इट डिसाइड, ये जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है ये डिसाइड करता है प्रोडक्ट की क्वालिटी, ठीक है। अ कंपनी दैट फुलफिल दीज स्टैंडर्ड इज अलॉटेड ISI मार्क। अगर मान लो कंपनी ने, जो कंपनी है बहुत बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं, सब कुछ पूरा कर दिया उसने, तो उसको क्या हो जाता है, ISI मार्क दे दिया जाएगा अंडर द BIS स्कीम। दिस शोज दैट द प्रोडक्ट हैपन्स टू बी ऑफ हाई क्वालिटी। इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट जो है वो हाई क्वालिटी का है। इट हियर्स द कंप्लेंट, कंज्यूमर्स की कंप्लेंट सुनता है ये ISI मार्क प्रोडक्ट के लिए। अ सेपरेट ग्रीवांस सेल, एक अलग से सेल बनाई गई है ग्रीवांस सेल, जहाँ पर कंज्यूमर्स की शिकायतों का निपटारा किया जाता है। ठीक है बेटा, क्लियर, सुनेगा। कह रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, बहुत ध्यान से सुनेगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कौन बेटा, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशियली पास द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उन्होंने अभी पास किया है, कौन सा एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास किया है, कब, 24 दिसंबर 1986 में पास किया था। ठीक है, 24 दिसंबर 1986 में पास किया था बच्चों। लेकिन इन 2019, लेकिन जो 2019 में क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने हैज पास न्यू एक्ट, उन्होंने एक नया एक्ट पास किया जिसको बोला गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। जैसा मैंने बताया था आपको कि पहले क्या था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था, लेकिन अब क्या बन गया है, 2019 बन गया है। ठीक है, विच हैज़ रिसीव द असेंट बाय द, और ये जो 2019 जो आया है इसकी जो मतलब कि सहमति दी गई है, वो सहमति किसने दी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने सहमति इसको दी। कब दी सहमति, 9 अगस्त 2019 को। दिस एक्ट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, ये हर जगह पर एप्लीकेबल है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर एंड केम इन फोर्स ऑफ 20 जुलाई। और कब से अप्लाई हुआ है बेटा, 20 जुलाई 2020 से। लेकिन हम इसको क्या मानेंगे, हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ही हम इसको बोलेंगे। ठीक है, इट कवर्स ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, इसके अंदर सारी चीजें आएंगी, जैसे गुड्स हैं, सारी वस्तुएं इसके अंदर आएंगी, सारी सर्विसेज के अंदर आएंगी, किसके अंदर बेटा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत। द एक्ट प्रोवाइड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसी, बेटा इस एक्ट के अंदर कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसीज भी बनाई गई हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाई गई हैं, स्टेट लेवल पर बनाई गई हैं और नेशनल लेवल पर भी बनाई गई हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज एजेंसीज, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो एजेंसीज बनाई गई हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, तो इनका जो मेन वो है कि भाई क्यों बनाई गई हैं, वो क्यों बनाई गई है बेटा, ताकि जो है कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सके। कंज्यूमर्स को क्या हो बेटा, कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सके। ठीक है, इसलिए जो है अलग अलग तरीके की एजेंसियां बनाई गई हैं। क्या बनाई गई हैं बेटा, अलग अलग तरीके की एजेंसीज बनाई गई हैं, क्यों, ताकि कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सके। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा। चलिए आगे क्या कह रहा है ये हमसे,
हाँ जी, तो ये जो एजेंसीज बनाई गई हैं बेटा, तो इनका एजेंसीज का जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है वो क्या है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स को बचाया जा सके, उनका ध्यान रखा जा सके, उनका किसी भी प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन ना हो। देयर इज अ मेंशन ऑफ सम राइट्स, कुछ अधिकार हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कंज्यूमर्स के इस एक्ट के अंतर्गत। सुनिएगा ध्यान से। A detailed description of these rights and responsibilities is given ahead in this chapter. यहाँ पर सब चीज़ें इस चैप्टर के अंदर आगे डिस्क्राइब की गई हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे अलग अलग जो है इसके बारे में इस चैप्टर की पूरी डिटेल हम पढ़ेंगे। सुनिएगा ध्यान से। सेलेंट फीचर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और स्कोप ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के फीचर्स क्या है, विशेषताएं क्या हैं, समझ भाई। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया है उसकी विशेषताएं क्या हैं? द स्कोप और फीचर्स द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जो 2019 आया है इसका स्कोप, इसके फीचर्स कैन बी मेड क्लियर विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। हम इनको इन पॉइंट्स से क्लियर करेंगे। क्या? सबसे पहला कह रहा है कवरेज ऑफ आइटम्स। क्या कह रहा है बेटा? ये कवरेज ऑफ आइटम्स। कौन कौन से आइटम्स इसके अंदर आएंगे? किसके अंदर बेटा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत कौन कौन से प्रोडक्ट्स आएंगे? कह रहा है दिस एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल द प्रोडक्ट्स, सारे प्रोडक्ट्स पर एप्लीकेबल है, एंड सर्विसेज, हर सर्विसेज पर ही अवेलेबल है, until और unless any product or service is specially debarred out of the scope of this act by the central government। मतलब हर चीज, हर वस्तु, हर सर्विसेज पर अवेलेबल है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक आध वस्तु को अलग किया है तो उसको छोड़कर, वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा, कुछ वस्तुएं अगर अलग करी हैं तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, बाकी सब वस्तुओं पर ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एप्लीकेबल है, हर एक सर्विसेज पर ये एप्लीकेबल है। इट कवर्स ट्रांजेक्शन थ्रू ऑल मोड्स, इसके अंदर ऑफलाइन ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, टेली शॉपिंग, अगर कोई वस्तु परचेज कर रहे हो, ऑनलाइन परचेज कर रहे हो, मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, हर वस्तु आपने कैसे भी परचेज करी हो, हर चीज पर ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। कौन सा एक्ट बेटा जी? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। कवरेज ऑफ सेक्टर्स, दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल द एरियाज, हर एरिया में ये एप्लीकेबल है, वेदर प्राइवेट, पब्लिक या फिर कोऑपरेटिव सेक्टर, हर सेक्टर में ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 एप्लीकेबल है। कंपेंसेटरी नेचर ऑफ प्रोविजंस, इसके अंदर क्या है भाई? मैनी एक्ट हैव बीन पास्ड फॉर द हेल्प ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स की हेल्प के लिए बहुत सारे एक्ट बने हैं, कानून बने हैं। कंज्यूमर्स एंजॉय द बेनिफिट ऑफ दीज एक्ट, बट इफ कंज्यूमर विश द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कैन प्रोवाइड एक्स्ट्रा हेल्प। अगर कंज्यूमर चाहता है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कंज्यूमर्स को एक एक्स्ट्रा हेल्प प्रोवाइड करवाता है। एज अ रिजल्ट, इस तरीके से द नेचर ऑफ प्रोविजन दिस एक्ट इज कंपेंसेटिंग फॉर द लॉस और प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा हेल्प, जो मतलब कंज्यूमर्स को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, कंज्यूमर की एक्स्ट्रा हेल्प करने के लिए बनाया गया है। ठीक है बच्चों। कंज्यूमर इज टोटली फ्री टू एंजॉय द बेनिफिट प्रोवाइड इन द एक्ट, कंज्यूमर बिल्कुल फ्री है, इस एक्ट में कंज्यूमर को बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं। ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स राइट्स, कंज्यूमर्स को अधिकार मिले हैं, बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। दिस एक्ट प्रोवाइड मैनी राइट्स टू कंज्यूमर, ये जो है इसने जो है कंज्यूमर को बहुत सारे राइट्स दिए हैं इस एक्ट ने। दीज राइट्स आर रिलेटेड, जैसे राइट टू सेफ्टी है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, राइट टू चॉइस, राइट टू रिप्रेजेंटेशन, राइट टू रिड्रेसल, एजुकेशन, ये सारे राइट्स इनको मिले हैं बेटा। और ये राइट्स जो हैं वो मैं आपको आगे डिस्क्राइब करूंगी इसी चैप्टर में। इफेक्टिव सेफगार्ड्स, दिस एक्ट प्रोवाइड सेफ्टी टू कंज्यूमर्स, ये जो एक्ट है बेटा ये कंज्यूमर्स को क्या देता है? ये कंज्यूमर्स को देता है सेफ्टी। क्या देता है बेटा कंज्यूमर्स को? सेफ्टी। रिगार्डिंग जैसे डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स है उसके लिए सेफ्टी मिलती है, डिससेटिस्फैक्टरी सर्विसेज है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। सो अंडर द प्रीव्यू ऑफ दिस एक्ट, यहाँ पर इस एक्ट के अंदर देयर इज अ प्रोविजन टू बैन ऑल दोज एक्टिविटी विच कैन कॉज अ रिस्क फॉर द कंज्यूमर, कंज्यूमर्स के लिए जो भी रिस्क होता है वो सारी एक्टिविटी इस एक्ट के अंदर बैन करी गई हैं। ठीक है। इफेक्टिव सेफगार्ड्स, ये तो हो गया। कह रहा है 3 टायर ग्रीवांस रिड्रेसल मशीनरी, ये मैंने बताया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कमीशन बनी है, स्टेट लेवल पर स्टेट कमीशन बनी है, नेशनल लेवल पर नेशनल कमीशन बनी है। कंज्यूमर कोड हैव बीन स्टेबलाइज, कंज्यूमर कोड बनाए गए हैं सो दैट द कंज्यूमर कैन एंजॉय देयर राइट्स, ताकि कंज्यूमर अपने राइट्स का यूज कर सकें।
दिस एक्ट प्रेजेंट 3 टायर ग्रीवांस रिड्रेसल मशीनरी। इसके अंदर क्या है, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या बनाया बेटा, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन और डिस्ट्रिक्ट कमीशन। स्टेट लेवल पर स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन और स्टेट कमीशन। नेशनल लेवल पर नेशनल कमीशन बनी है ताकि जो है आपको न्याय मिल सके कंज्यूमर्स को। कह रहा है टाइम बाउंड रिड्रेसल। अब ऐसा नहीं है कि आपने कोई केस फाइल करा, कंज्यूमर ने कोई केस फाइल करा तो वो केस 10-20 साल के लिए चलेगा ना, इसके लिए एक टाइम बाउंडेशन दी गई है। अ मेन फीचर ऑफ दिस एक्ट इज दैट द केसेस आर डिसाइडेड इन लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड। जो भी टाइम है, मतलब जो भी केसेस हैं वो क्या होंगे, एक लिमिटेड टाइम पीरियड में भी शॉर्ट आउट किए जाएंगे, बहुत लंबे समय के लिए वो केसेस नहीं खींचे जाएंगे। कह रहा है मेन प्रोविजंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के मेन प्रोविजंस क्या हैं बच्चों, क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के मेन प्रोविजंस क्या हैं, सब समझिएगा ध्यान से। द कंज्यूमर्स हु वांट टू अवेल द बेनिफिट ऑफ दिस एक्ट, एक कंज्यूमर जो इस एक्ट का बेनिफिट चाहता है शुड हैव द नॉलेज, तो उसको इन पॉइंट्स की नॉलेज होनी चाहिए। कौन कौन से पॉइंट, सबसे पहले कह रहा है मीनिंग ऑफ कंज्यूमर, किसकी नॉलेज बेटा, भाई उसको पता होना चाहिए कि कंज्यूमर कौन होता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि कंज्यूमर कौन है तो आप लोग क्या कहोगे, मैडम कंज्यूमर वो होता है जो वस्तु खरीदता है। लेकिन सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है, पेपर के अंदर बच्चों ये क्वेश्चन, ये पॉइंट 3 नंबर के लिए, 3 मार्क्स के लिए बहुत बार पूछा गया है कि कंज्यूमर कौन होता है। तो सुनिएगा बेटा बहुत ध्यान से। अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अगर हम बात करें, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत अगर हम बात करें तो कंज्यूमर कौन है, कंज्यूमर कौन है, एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति। बेटा सुनिएगा 3 नंबर के लिए आएगा तो आपको ये 3 पॉइंट लिख कर आने हैं, अच्छे से डिस्क्राइब करने हैं कि कंज्यूमर कौन होता है। ठीक है, यहाँ पर बताऊंगी मैं आपको, कम से कम ढंग से डिस्क्राइब करना। ठीक है, एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति हु बाय एनी गुड्स फॉर कंसिडरेशन। जैसे मान लो मैं हूँ, मैं किसी वस्तु को परचेज कर रही हूँ तो उसका मेरे लिए यूज होना चाहिए। मैं क्या कर रही हूँ, कंसिडरेशन के लिए मैं दुकानदार के पास गई, मैंने एक वस्तु परचेज करी, ठीक है, तो उसको मैंने पैसे भी तो दिए, कंसिडरेशन मतलब बदले में कुछ, मेरे को वस्तु मिल रही है, दुकानदार को पैसे मिल रहे हैं। तो एक व्यक्ति जो कंसिडरेशन के लिए वस्तु खरीदता है, विच हैज़ बीन पेड और प्रॉमिस्ड, कि भाई मैं जो है उस वस्तु के लिए पेमेंट करके आई हूँ या प्रॉमिस करके आई हूँ कि भाई आज पैसे नहीं है, कल ले लियो, परसों ले लियो, 1 हफ्ते बाद पेमेंट कर दूंगी। और पार्टली पेड, या फिर थोड़े पैसे थे, आधे अभी दे आए आधे बाद दे, जैसे वस्तु खरीदते हैं इंस्टॉलमेंट में, आधे आज दे आए आधे बाद में दे आएंगे 2 महीने बाद। एंड पार्टली प्रॉमिस्ड और अंडर एनी सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट, मतलब किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति जो है वो क्या कर रहा है कि भाई डेफर्ड पेमेंट करके आया कि भाई आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मैं आपको पेमेंट एक पर्टिकुलर टाइम दे आया लेकिन वस्तु उसके पास आ चुकी है, समझिएगा। इट इंक्लूड्स, तो ऐसा व्यक्ति जो पेमेंट करी आया है, आधी पेमेंट करी आया है, प्रॉमिस करी आया है, ठीक है, तो जो व्यक्ति कंसिडरेशन के लिए वस्तु खरीद रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कि वो व्यक्ति कंज्यूमर है। वो व्यक्ति कौन है बच्चों, कंज्यूमर है। इट इंक्लूड्स, कंज्यूमर के अंदर कोई भी व्यक्ति आएगा, कोई भी यूजर ऑफ सच गुड्स व्हेन सच यूज इज मेड विद द अप्रूवल ऑफ द बायर। जैसे मान लो मैंने कोई वस्तु परचेज करी, मैं कौन हूँ, मैंने खरीदी, लेकिन मैंने वो वस्तु, मैंने अपना अप्रूवल दिया और मेरे अप्रूवल से मेरे भाई ने वो वस्तु यूज करी, तो उसका कंज्यूमर बेटा मैं नहीं हूँ, कौन है उसका कंज्यूमर, मेरा भाई है उसका कंज्यूमर। तो कोई भी व्यक्ति जिसने जो है वस्तु परचेज, व्हेन सच यूज इज मेड विद द अप्रूवल ऑफ द बायर, बायर ने अप्रूवल दे दी, बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु ऑब्टेन गुड्स फॉर रीसेल। ध्यान रहे, अगर मैंने कोई वस्तु परचेज करी और उसको मैंने आगे रीसेल करने के लिए ली तो मैं कंज्यूमर नहीं हूँ, मैं कंज्यूमर नहीं हूँ। अगर मैंने कोई वस्तु परचेज करी है और मेरा मेन मोटिव उसको आगे रीसेल करना है तो मैं कंज्यूमर नहीं हूँ बच्चों, ठीक है। एनी पर्सन, और कौन होता है पर्सन, मतलब कंज्यूमर, एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति हु हायर्स, जो हायर करता है, अवेल ऑफ एनी सर्विस फॉर कंसिडरेशन, वहाँ पर प्रोडक्ट की बात थी, यहाँ पर सर्विसेज की बात है, विच हैज़ बीन पेड और प्रॉमिस, ठीक है, वही वाली बात है, पार्टली पेड, पार्टली प्रॉमिस, अंडर एनी सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट। इट इंक्लूड्स एनी, जैसे मान लो आपके पिताजी हैं, आपके पापा जी हैं, आपके पापा जी सर्विसेज की पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि ट्यूशन फीस दे रहे हैं, आपकी स्कूल फीस दे रहे हैं, लेकिन कंज्यूमर कौन है, आप, आपके पापा पढ़ने नहीं जा रहे, कंज्यूमर आप हैं, कंज्यूमर आप लोग हैं। कह रहा है
When such services are availed of with the approval of the person concerned but does not include a person who avails such services for वही वाली बात है, वहाँ पर प्रोडक्ट की बात थी, यहाँ पर सर्विसेज की बात है। आप आगे सेल करने के पर्पज से कोई सर्विसेज नहीं लेंगे। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? तो वो व्यक्ति कंज्यूमर नहीं कहलाएगा। ग्राउंड्स फॉर कंप्लेंट, अगर बच्चों आपको कंप्लेंट करनी पड़े, अगर आपको कंप्लेंट करनी पड़े, मान लो कंप्लेंट का ग्राउंड क्या होगा, बेस क्या होगा, आधार क्या होगा। अगर आपको कंप्लेंट फाइल करनी है तो कंप्लेंट फाइल करने का आधार क्या होगा, बेस क्या होगा। सबसे पहला कह रहा है अनफेयर या रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब ये अनफेयर क्या है और रेस्ट्रिक्टिव क्या है, समझिएगा ध्यान से। When a consumer is victimized, जब भी एक कंज्यूमर जो है वो क्या होता है, विक्टिमाइज हो जाता है बाय अनफेयर रेस्ट्रिक्टिव बिहेवियर। कोई भी बिजनेसमैन है, कोई बिजनेसमैन किसी कंज्यूमर के साथ अनफेयर या रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस अपना रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, देन ही कैन लॉज अ कंप्लेंट। तो वो जो कंज्यूमर है वो क्या करेगा, वो कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर सकता है। अब ये अनफेयर क्या है और ये जो है हमारा रेस्ट्रिक्टिव क्या है। इट इज़ नेसेसरी हेयर टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अनफेयर रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। यहाँ पर ये बताना आपको बहुत ज़रूरी है कि अनफेयर क्या होता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होती हैं और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। सुनिएगा, कह रहा है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, समझिएगा। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मीन्स, क्या कह रहा है बेटा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मीन्स टू अडॉप्ट अ फॉल्टी वे, एक गलत तरीका अपनाना, टू गेन एक्सेस प्रॉफिट बाय अ ट्रेडर। एक जो ट्रेडर है वो गलत तरीका अपना रहा है ताकि, मतलब गलत तरीके से पैसा कमा रहा है, गलत तरीके से प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टू प्रोवाइड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, वस्तु के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सर्विसेज के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये क्या है, ये अनफेयर प्रैक्टिसेस है। क्या है ये, अनफेयर प्रैक्टिसेस। जैसे कि टू लॉन्च गिफ्ट स्कीम, गिफ्ट स्कीम लॉन्च कर दी, और गिफ्ट स्कीम लॉन्च तो कर दी, लेकिन जैसे मान लो एक गोदरेज नंबर 1 साबुन है, उसके साथ एक पेन फ्री आ रहा है, तो पेन जो फ्री आ रहा है ना बच्चों, उस पेन की कॉस्ट भी उस साबुन में इंक्लूड कर दी, तो ये गलत है, ये अनफेयर प्रैक्टिसेस है। इसके लिए कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। Despite either the cost the gift item is added to the original cost of the product or the quality is compromised, या तो क्वालिटी, जैसे मान लो कोई गिफ्ट दे रहे हैं तो जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी घटिया कर दी, तो यहाँ पर कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। टू नॉट फॉलो द प्रिस्क्राइब, स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करा। टू रेजॉर्ट टू होर्डिंग, दैट इज इवन इन केस ऑफ, मतलब प्रोडक्ट अवेलेबल है लेकिन प्रोडक्ट की कमी दिखा दी और बाद में उसको ज़्यादा रेट पर बेचा जा रहा है, तो ये सब क्या है, ये सब है बेटा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। क्या है बेटा, ये सब कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। कह रहा है रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस का मतलब क्या है, बाउंडेशन लगा देना। क्या लगा देना, बाउंडेशन, कोई कंडीशन रख देना, कोई शर्त रख देना कस्टमर के सामने। जैसे कि भाई अगर आप कार खरीदने गए, कोई कार खरीदने गए, तो इंश्योरेंस आपसे कहा जा रहा है कि आप कार ले रहे हो तो इंश्योरेंस आपको लेना ही पड़ेगा हमारे यहाँ से, आप कहीं और नहीं जाएंगे, तो ये बाउंडेशन है। तो ये रेस्ट्रिक्टिव, इसके लिए भी आप क्या करवा सकते हो, आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। आपको सिलेंडर खरीदना है तो आपको बाउंडेड कर दिया गया कि आप अगर सिलेंडर नया कनेक्शन चाहिए, सिलेंडर चाहिए, नया कनेक्शन चाहिए, तो चूल्हा आपको हमसे खरीदना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर आएगा। ग्राउंड्स फॉर कंप्लेंट है जिसके लिए आप लोग कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस मीन्स सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब क्या है, वस्तु और सेवाएं बेची जा रही हैं ऑन सम कंडीशन टू कंज्यूमर्स बाय द ट्रेडर। कुछ कंडीशन रख दी, शर्त रख दी कंज्यूमर्स के सामने, ट्रेडर्स के सामने, ट्रेडर्स के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल अ कार सेलर, एक कार सेलर जो है वो सेल कर रहा है कार ऑन द कंडीशन दैट अलॉन्ग विद द परचेज द कार वन हैज टू बाय एन इंश्योरेंस पॉलिसी, कि अगर कार खरीदोगे तो इंश्योरेंस पॉलिसी हमसे लेनी होगी। इन द सेम मैनर इफ अ गैस एजेंसी, अगर मान लो कोई गैस एजेंसी है, वाइल गिविंग अ गैस कनेक्शन पुट्स अ कंडीशन, भाई गैस कनेक्शन दे रही है तो उनके मतलब कस्टमर के सामने, कंज्यूमर्स के सामने कंडीशन रख दी कि अगर आप गैस परचेज कर रहे हो, गैस एजेंसी ने कहा कि एक कंडीशन रख दी कि गैस स्टोव जो है आपको हमसे लेना पड़ेगा ज़रूर, ठीक है। तो देन दिस इज गुड एग्जाम्पल ऑफ, ये क्या है, एक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस का गुड एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है बेटा। तो अनफेयर क्या होता है, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होता है, समझ में आ गया बेटा। कह रहा है और कैसे कंप्लेंट कर सकते हो, अगर वस्तुएं डिफेक्टिव हैं, अगर वस्तुएं कैसी हैं, डिफेक्टिव हैं, तो भी कंप्लेंट फाइल की जा सकती है।
अ कंज्यूमर कैन फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट डिफेक्टिव गुड्स। एक कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर सकता है डिफेक्टिव गुड्स के लिए। अगर वस्तुएं डिफेक्टिव है तो कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर सकता है। डिफेक्ट में रिलेटेड, डिफेक्ट का मतलब कैसा डिफेक्ट होगा, क्वालिटी से रिलेटेड डिफेक्ट हो सकता है, क्वांटिटी, जितना मांगा था सामान उतना वस्तु नहीं है, क्वांटिटी से रिलेटेड डिफेक्ट, क्वालिटी से रिलेटेड डिफेक्ट हो सकता है। डिफेक्ट में रिलेटेड टू क्वांटिटी, क्वालिटी, पोटेंशी, प्योरिटी, वस्तु की प्योरिटी नहीं है उतनी, ठीक है, और द गुड्स आर नॉट इन अकॉर्डिंग, या फिर गुड्स जो है वो एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है जैसा कॉन्ट्रैक्ट में बताया गया था। फॉर इंस्टेंस इन अ पैकेज इफ द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इज नॉट द सेम एज रिटन एज ओरिजिनली रिटन ऑन द पैक, जितना पैक पर लिखा है प्रोडक्ट की क्वालिटी मतलब क्वांटिटी उतनी नहीं है, 100 ग्राम लिखा है 80 ग्राम वस्तु निकल रही है, तो हम इसे बोलेंगे क्वांटिटी रिलेटेड डिफेक्ट। क्या बोलेंगे बेटा इसे हम, क्वांटिटी रिलेटेड डिफेक्ट बोलेंगे। इन द सेम मैनर इफ द पावर या पोटेंशियल द प्रोडक्ट इज लेस देन द स्टैंडर्ड, अगर आपको पता रखा है कि भाई ये जो पावर बैंक है ये 10,000 mAh का है, तो क्या होगा, उसकी उतनी पावर नहीं है, तो क्या होगा, इसे हम बोलेंगे पोटेंशियल रिलेटेड डिफेक्ट। ठीक है, क्लियर। करेक्ट, डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज, वस्तुओं की सर्विसेज में कमी, भाई डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज। अंडर दिस एक्ट, अगर हम इस एक्ट की बात करें, द कंज्यूमर कंसर्न कैन फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट डिफेक्टिव और अनरेटेड सर्विसेज, जो कंज्यूमर है वो डिफेक्टिव सर्विसेज के लिए भी कंप्लेंट फाइल कर सकता है। ठीक है, सम एग्जांपल्स ऑफ डेफिशिएंसी, कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, अननेसेसरी डिले इन प्रोवाइडिंग लोन्स, बैंक जो है वो लोन देने में देरी कर रहा है, तो ये डेफिशिएंसी इन सर्विसेज है। क्या है ये, डेफिशिएंसी इन सर्विसेज, इसके लिए भी कंप्लेंट की जा सकती है। अननेसेसरी डिले इन गिविंग फाइनल टच, जैसे मान लो इंश्योरेंस कंपनी है वो फाइनल क्लेम देने में दिक्कत कर रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे कि भाई ये जो है सर्विसेज देने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, सर्विसेज जो है वो हमें देर से दी जा रही हैं। ठीक है, इसे हम बोलेंगे कि भाई सर्विसेज रिलेटेड डिफेक्ट। अननेसेसरी डिले इन सप्लाइंग गुड्स बाय द ट्रांसपोर्ट कंपनी, जो है वो अपनी जो वस्तुएं हैं वो टाइम पर हमें नहीं पहुंचा रही है। रॉन्ग बिल, इलेक्ट्रिसिटी या टेलीफोन डिपार्टमेंट जो है वो गलत बिल हमको दे रहा है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे बेटा जी, तो ये क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज, इसके लिए कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। एक्सेसिव चार्जिंग ऑफ प्राइस, वस्तु की कीमतें ज़्यादा लिख देना, ज़्यादा लगा देना, एक्सेसिव चार्जिंग ऑफ प्राइस। कंज्यूमर कैन लॉज अ कंप्लेंट अगेंस्ट एक्सेसिव चार्जिंग ऑफ प्राइस, कंज्यूमर जो है वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है अगर मान लो वस्तु की कीमत जो है कंज्यूमर से ज़्यादा ली जा रही है। कैसे बच्चों, अब एक्सेसिव चार्जिंग या ओवर चार्जिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो वस्तु है, वस्तु की मतलब कि ज़्यादा प्राइजेस ले रहे हैं कंज्यूमर से, तो क्या मतलब है इसका, प्राइस रिटन द पैकेट, मतलब प्रोडक्ट के पैकेट पर जो प्राइस लिखा है उससे ज़्यादा कीमत ले रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। प्राइस जो है प्रोडक्ट के ऊपर लिखा है तो उससे ज़्यादा कीमत ले रहे हैं, तो इसके लिए भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। प्राइस अगर मान लो किसी एक्ट में, जैसे मान लो पेट्रोल के प्राइस हैं, गवर्नमेंट ने डिसाइड करे तो उससे ज़्यादा कीमत ले रहे हैं, तो भी कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ बुक सेलर चार्ज टू 100, अगर एक बुक सेलर है उसने 200 रुपये चार्ज करे, किसी किताब के 200 रुपये बताया उसने, विच हैज़ बीन इट्स मार्क्ड प्राइस, लेकिन उस पर लिखा कितना है 150, देन इट इज़ अ केस ऑफ चार्जिंग एक्सेस फ्रॉम द मार्क प्राइस। हम क्या बोलेंगे, ये कैसा केस है, एक्सेसिव चार्जिंग ऑफ प्राइसेस का। सप्लाई ऑफ हैजार्डस गुड्स, के भाई कस्टमर को जो है खराब मतलब खतरनाक वस्तुएं दी जा रही हैं बिना किसी मतलब कह सकते हैं कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, किसी प्रकार का कोई वार्निंग नहीं दी जा रही है। इफ़ द प्रोडक्ट विच कैन प्रूव हैजार्डस फॉर लाइफ, मान लो कोई प्रोडक्ट है जैसे इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, प्रेशर कुकर है जो कि कस्टमर के लिए, मान लो गैस है, तो उस पर ना आपको वार्निंग लिखा होता है ना, अगर आप बिना किसी वार्निंग के कस्टमर को बेचे जा रहे हो तो ये भी क्या है, इसके लिए भी कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। इफ़ द प्रोडक्ट विच कैन प्रूव हैजार्डस फॉर लाइफ आर सोल्ड विदाउट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, अगर मान लो बिना इन्फॉर्मेशन के प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं, कस्टमर्स को खतरनाक चीज़ें बेच रहे हैं, जैसे देयर यूज, उनका कंटेंट, उनके इफेक्ट कुछ नहीं बताया जा रहा, कंज्यूमर को कुछ बताया ही नहीं जा रहा, तो क्या होगा, देन द विक्टिम कंसर्न कैन लॉज अ कंप्लेंट, तो जो विक्टिम है वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। सम ऑफ द हैजार्डस प्रोडक्ट जैसे प्रेशर कुकर है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, कुकिंग गैस है, ये सब क्या है, ये हैजार्डस गुड्स हैं, इनको वार्निंग सिग्नल्स देकर के ही बेचा जाना चाहिए, उसमें बताना चाहिए उसके यूजेस, उसके इफेक्ट्स। 3 टायर जुडिशरी मशीनरी, बेटा द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द 3 टायर, इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन जो है इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, इसलिए अभी हम इसको यहाँ पर नहीं पढ़ रहे।
कंप्लेंट डिस्पोजल पीरियड, बेटा अगर मान लो कोई कंप्लेंट फाइल करी गई कंज्यूमर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर अगर कोई कंप्लेंट फाइल की गई है तो कितने टाइम पीरियड में उस कंप्लेंट को शॉर्ट आउट किया जाएगा। सुनेगा, अंडर दिस एक्ट देयर इज अ प्रोविजन फॉर डिस्पोजेबल ऑफ कंप्लेंट। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि कंप्लेंट फाइल जो की गई है उसके लिए एक टाइम पीरियड है। इन नॉर्मल सिचुएशन, अगर हम नॉर्मल सी सिचुएशन में बात करें तो द मैक्सिमम टाइम लिमिट किसी भी मतलब कि सुनवाई के लिए जो टाइम पीरियड है, कंप्लेंट का जो डिस्पोजेबल टाइम पीरियड है वो 3 महीने का है। अगर मान लो कोई स्पेशल केस है तो यहाँ पर जो है क्या है, अगर मान लो कोई स्पेशल कंडीशन है, टेस्टिंग करवानी है तो टाइम लिमिट कितनी है, 5 महीने के अंदर आपका जो केस है वो शॉर्ट आउट किया जाएगा। कह रहा है हु कैन फाइल कंप्लेंट। अब ये तो बताओ कंप्लेंट कौन फाइल कर सकता है, क्या ये तो बताओ कंप्लेंट कौन फाइल कर सकता है। अंडर दिस एक्ट अ कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड बाय द फॉलोइंग। कंज्यूमर, भाई कंप्लेंट कौन फाइल करेगा, या तो एक कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल करेगा, ठीक है, कौन, कंज्यूमर, या फिर अ रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, अ रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन रेस्पेक्ट द फैक्ट दैट द कंज्यूमर कंसर्न इज अ मेंबर ऑफ द एसोसिएशन। भाई यहाँ पर जो रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन है, अगर आप मेंबर हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी, लेकिन आपके बिहाफ पर कंज्यूमर एसोसिएशन कंप्लेंट फाइल कर सकता है। वन और मोर कंज्यूमर, एक या एक से ज़्यादा कंज्यूमर मिलकर के जाएं और केस फाइल कर दें। और कौन कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। अगर मान लो कंज्यूमर माइनर है तो उसके पेरेंट्स, उसके लीगल गार्जियन कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। इन केस मान लो कंज्यूमर मर गए, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, एक लेडी का जो है अपेंडिक्स का ऑपरेशन होना था लेकिन डॉक्टरों ने लापरवाही करी और उसका गॉल ब्लैडर रिमूव करा और वो लेडी मर गई, तो उसके लिए कंप्लेंट अगर फाइल करनी है तो कौन करेगा, उसके लीगल हायर्स और या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स कंप्लेंट फाइल करेंगे। क्लियर। अगेंस्ट हुम कैन द कंप्लेंट बी फाइल। कंप्लेंट किस किस के आधार पर मतलब आप कंप्लेंट करोगे, क्यों करोगे आप कंप्लेंट। अ कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट, कंप्लेंट फाइल की जा सकती है फॉर डिफेक्टिव गुड्स, अगर वस्तु डिफेक्टिव है। अगर वस्तु डिफेक्टिव है तो सेलर पे भी कंप्लेंट कर सकते हो और मैन्युफैक्चरर पे भी कंप्लेंट कर सकते हो। डिफेक्टिव गुड्स का मतलब क्वांटिटी रिलेटेड डिफेक्ट, क्वालिटी रिलेटेड डिफेक्ट, पोटेंशी, प्योरिटी रिलेटेड डिफेक्ट, या फिर जैसा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है वस्तु का वैसा ना होना। डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज प्रोवाइडर के खिलाफ आप लोग क्या करेंगे, कंप्लेंट फाइल करेंगे। मीनिंग ऑफ डेफिशिएंट सर्विसेज बेटा क्या है, इट मीन्स एनी इम्परफेक्शन, शॉर्टकमिंग और इनएडिक्वेंसी, मतलब क्वालिटी अच्छी नहीं है, सर्विसेज अच्छी नहीं प्रोवाइड कर रहे, नेचर, मैनर ऑफ परफॉर्मेंस, सर्विसेज आप अच्छी नहीं दे रहे, तो उसके लिए भी कंप्लेंट फाइल सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर की जा सकती है। कंप्लेंट फीस बेटा कितनी लगेगी, विद एवरी कंप्लेंट, अगर आप कंप्लेंट करने जा रहे हो तो हर कंप्लेंट के लिए जो फीस है वो कैसी है, फिक्स है, एज प्रिस्क्राइब, इट डिपॉजिट इन द कंज्यूमर कोर्ट, मतलब हर कंप्लेंट के लिए अलग अलग जो फिक्स फीस कोर्ट ने डिसाइड कर रखी है वो आप पे करेंगे, उसके बाद आपकी सुनवाई की जाएगी। क्लियर हो गया बेटा, समझ में आ गया बाबू, समझिएगा आगे। हाँ जी बेटा, तो क्या कह रहा है ये, कह रहा है कि भाई रिलीफ रेमेडीज अवेलेबल टू कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को कौन कौन से रिलीफ है, मान लो कंज्यूमर ने कंप्लेंट फाइल कर दी, क्या कर दी बेटा, कंज्यूमर ने कंप्लेंट फाइल करी, तो कंज्यूमर को कौन कौन से रिलीफ मिलेंगे, सुनिएगा बेटा बहुत ध्यान से। अंडर दिस एक्ट द रेमेडीज अवेलेबल टू कंज्यूमर्स, कौन कौन सी रेमेडीज है, सबसे पहले जो कोर्ट है, कोर्ट क्या कह सकता है, कोर्ट कह सकता है रिमूवल ऑफ डिफेक्ट, कि भाई ऐसा है जो भी डिफेक्ट आपके प्रोडक्ट्स में है, आपकी सर्विसेज में है, आप लोग क्या करिए, इन डिफेक्ट्स को हटाइए, इन डिफेक्ट्स को हटाइए। कह रहा है इट इफ आफ्टर प्रॉपर टेस्टिंग द प्रोडक्ट प्रूव्स टू बी डिफेक्टिव, अगर मान लो प्रॉपर टेस्टिंग हुई और प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्टिव निकला, देन द रिमूव इट्स डिफेक्ट ऑर्डर कैन बी पास बाय द अथॉरिटी कंसर्न। तो जो अथॉरिटी है वो क्या ऑर्डर पास करेगी कि भाई ऐसा है, इसके जो है जो प्रोडक्ट है उसके जो भी मतलब कि डिफेक्ट्स हैं उसको आप लोग रिमूव करिए, ठीक है। रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स क्या कहेगा, ऑर्डर कैन बी पास्ड, भाई कोर्ट जो है वो ये कह सकता है, अथॉरिटी जो है वो ये कह सकती है कि भाई ऐसा है, रिप्लेस द डिफेक्टिव प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को रिप्लेस कर दो बाय अ न्यू नॉन डिफेक्टिव, नया प्रोडक्ट जो है सेम तरीके का कंज्यूमर को आप दीजिए, ठीक है। रिफंड ऑफ प्राइस, और क्या हो सकता है, ऑर्डर कैन बी पास्ड, ऑर्डर पास किया जा सकता है कि भाई ऐसा है आप लोग क्या करिए, रिफंड करिए, पैसे वापस करिए जो कंज्यूमर ने आपको पे करे, ठीक है।
अवार्ड ऑफ कंपेंसेशन, मान लो अगर कोई प्रोडक्ट यूज करा, कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट के कारण कोई नुकसान हो गया, मान लो भाई मोबाइल खरीदा, मोबाइल में ब्लास्ट हो गया, फट गया मोबाइल और कंज्यूमर को कोई नुकसान हुआ, डैमेज हो, तो उसकी कंपेंसेशन, उस नुकसान की भरपाई अथॉरिटी जो है वो करवा सकती है। यानी कोर्ट जो है वो ऑर्डर पास करेगा कि भाई इफ बिकॉज द नेग्लिजेंस ऑफ द सेलर अ कंज्यूमर सफर फिजिकल और एनी अदर लॉस, मान लो कंज्यूमर को कोई फिजिकल लॉस हो गया, देन कंपेंसेशन फॉर दैट लॉस कैन बी डिमांडेड फॉर, तो उस लॉस की कंपेंसेशन जो है वो सेलर या मैन्युफैक्चरर से भरपाई करवाई जाएगी। किसके द्वारा? अथॉरिटीज के द्वारा। रिमूवल ऑफ डेफिशिएंसी इन सर्विसेज, या क्या कह सकते हैं कि भाई आपकी सर्विसेज में अगर कोई कमी है तो आप उस कमी को दूर करिए। अगर आपकी सर्विसेज में कोई कमी है तो उस कमी को दूर करिए। इफ देयर इज एनी डेफिशिएंसी इन डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, मान लो वस्तुओं की सर्विसेज देने में कोई कमी आ रही है, देन ऑर्डर कैन बी पास, तो ऑर्डर पास कर सकते हैं टू रिमूव दैट डेफिशिएंसी, कि भाई जो कमी है इसको दूर की जाए। फॉर इंस्टेंस इफ एन इंश्योरेंस कंपनी मेक अननेसेसरी डिले, मान लो अगर एक इंश्योरेंस कंपनी है वो बिना मतलब में देरी कर रही है कोई फाइनल टच देने में क्लेम को, देन ऑर्डर कैन बी पास, तो ऑर्डर पास किए जा सकते हैं कि भाई ऐसा है, क्लेम को फटाफट से फाइनलाइज करो आज के आज। डिसकंटिन्यूएंस ऑफ अनफेयर, अगर मान लो कोई भी मतलब कि सेलर या मैन्युफैक्चरर अनफेयर रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस करता है तो उसके लिए ऑर्डर पास किया जाएगा कि भाई इसको आप डिसकंटिन्यू करिए, आगे से आप ये काम नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, इफ अ कंप्लेंट इज फाइल्ड, बाबू इसको ना इंपॉर्टेंट लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट। ठीक है कि कौन कौन सी रेमेडीज अवेलेबल है, बहुत बार ये पूछा गया है आपसे पेपर के अंदर, यहाँ पर जो है इसको इंपॉर्टेंट टॉपिक डाल लीजिए, कौन कौन सी रेमेडीज अवेलेबल हैं, इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट। ठीक है सुनेगा। और क्या हो सकता है कि भाई डिसकंटिन्यूएंस ऑफ अनफेयर रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, इफ अ कंप्लेंट इज फाइल अगेंस्ट अनफेयर या रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, मान लो कोई कंप्लेंट फाइल करी गई अनफेयर रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस के लिए, देन अंडर द एक्ट दैट प्रैक्टिस कैन बी बैन्ड विद इमीडिएट इफेक्ट, तो अथॉरिटी जो है वो क्या ऑर्डर पास करेगी कि भाई आगे से ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, ये इस तरीके का जो अनफेयर प्रैक्टिसेस है, ये रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, मैंने आपको डिफाइन कर दिया है कि अनफेयर प्रैक्टिसेस क्या होती हैं और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, आप ये दोबारा से आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। देन अंडर द एक्ट दैट प्रैक्टिस कैन बी बैन्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। फॉर इंस्टेंस इफ अ गैस कंपनी मेक्स इट कंपल्सरी, मान लो गैस एजेंसी है उनने कंपल्सरी कर दिया एक कंज्यूमर के लिए कि भाई गैस स्टोव खरीदो विद द गैस कनेक्शन, देन दिस टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्ट, तो आप क्या करेंगे, जो कोर्ट है अथॉरिटी जो है वो फटाफट से ऑर्डर पास करेगा कि अब आप ऐसा नहीं करेंगे। स्टॉप द सेल ऑफ हजार्डस गुड्स, अथॉरिटी क्या ऑर्डर पास करेगी कि आप खतरनाक वस्तुएं नहीं बेचेंगे। प्रोडक्ट्स विच कैन प्रूव हजार्डस फॉर लाइफ, देयर सेल कैन बी स्टॉप्ड। विड्रॉल ऑफ हजार्डस गुड्स, अगर मान लो मार्केट के अंदर किसी कंपनी ने खतरनाक वस्तुएं दे रखी हैं तो विड्रॉल किया जाए, क्या की जाए, विड्रॉल की जाए, वापस मंगवाई जाए। ऑन सीइंग द सीरियस एडवर्स इफेक्ट ऑफ हजार्डस गुड्स ऑन द कंज्यूमर, मान लो कोई वस्तु है उसका उस वस्तु का इफेक्ट कंज्यूमर की हेल्थ पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, तो जो अथॉरिटी है तो वो क्या कह सकती है, वो अथॉरिटी ये ऑर्डर पास कर सकती है कि भाई ये सारी वस्तुएं मार्केट से वापस मंगवाई जाए, मार्केट से क्या हो, वापस मंगवाई जाए। कह रहा है such goods can be withdrawn from the market, the objective of doing so that such products should not be offered for sale, कि भाई आगे से जो है ये सेल नहीं की जाएंगी, सारी वस्तुएं वापस, जैसे मैगी थी तो मैगी क्या हुई, मार्केट से पूरी वापस मंगवा ली गई, कंज्यूमर की हेल्थ के ऊपर दिक्कत कर रहा था, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था, तो मार्केट से पूरी मैगी वापस, तो ये ऑर्डर अथॉरिटी ने पास किया, तो डेफिनेटली ऐसा हुआ। पेमेंट ऑफ एडिक्वेट कॉस्ट, और क्या होगा कि भाई इन द एंड देयर इज अ प्रोविजन, और भी है अथॉरिटी जो है वो क्या कर सकती है, दैट द ट्रेडर शुड पे, भाई कोई भी विक्टिम है, कंज्यूमर है, कोई विक्टिम है, उसको जो है कॉस्ट पूरी लागत, जैसे मान लो मैं कोई फ्रिज खरीद के लाई, ठीक है, फ्रिज खरीदा, ठीक है, मैंने 10,000 का फ्रिज खरीदा, ले करके आई, ठीक है, वापस भी गया, तो रिक्शे वाले की जो कॉस्ट लगेगी, लागत लगेगी, उसको लाने ले जाने का जो खर्चा लगेगा वो भी मैं उसके अंदर इंक्लूड कर दूंगी, तो वो भी मुझे मिलेगा। क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए, कह रहा है कंज्यूमर्स राइट्स, कंज्यूमर के अधिकार क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो बेटा, कंज्यूमर के राइट्स क्या है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो। कंज्यूमर के राइट्स, सबसे पहला राइट, ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट
2019 जो बना है, इस एक्ट में कंज्यूमर्स को राइट्स मिले हुए हैं। सबसे पहला राइट है राइट टू सेफ्टी। क्या है बेटा? राइट टू सेफ्टी। अ कंज्यूमर हैज द राइट टू सेफ्टी अगेंस्ट सच गुड्स एंड सर्विसेज। एक कंज्यूमर को पूरा अधिकार है राइट टू सेफ्टी का, जो वस्तुएं वो जो सर्विसेज वो बेच रहा है, विच आर हजार्डस टू हिज लाइफ एंड हेल्थ। अगर मान लो कोई वस्तुएं हैं जो उसकी हेल्थ के लिए खतरनाक हैं, तो उसको पूरा अधिकार है, कौन सा है? राइट टू सेफ्टी, की वो उसके लिए कंप्लेंट फाइल कर सके। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज विच आर मैन्युफैक्चर्ड विद सबस्टैंडर्ड मटेरियल। मान लो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, अगर मान लो घटिया किस्म का उसमें कच्चा माल लगा रहे हैं, तो ये सीरियस इंजरी दे सकता है कस्टमर को, यूजर्स को सीरियस इंजर्ड कर सकता है। द कंज्यूमर हैव द राइट, कंज्यूमर को पूरा अधिकार है, इसके लिए वो कंप्लेंट भी कर सकता है। उसे हम क्या बोलेंगे? राइट टू सेफ्टी अगेंस्ट द लॉस कॉज बाय सच प्रोडक्ट। इन प्रोडक्ट के कारण जो भी नुकसान हुआ है, उस नुकसान से बचने के लिए राइट टू सेफ्टी जो है कंज्यूमर को मिला हुआ है। कौन से एक्ट में बेटा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, क्या कह रहा है बेटा ये? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। अ कंज्यूमर हैज अ राइट, कंज्यूमर को पूरा अधिकार है टू हैव क्या? ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट ही इंटेंड टू बाय। राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब राइट टू बी इन्फॉर्म, कि कंज्यूमर जो भी प्रोडक्ट खरीद रहा है उसको पूरा अधिकार है कि उसकी सारी इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करे, सारी इंफॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सच इंफॉर्मेशन में रिलेट टू क्वांटिटी, क्वालिटी, प्राइस, इंग्रेडिएंट्स, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ उसके ऊपर लिखा होना चाहिए। इसे बोलते हैं राइट टू इन्फॉर्म। क्या है बेटा ये? राइट टू इन्फॉर्म। पेपर के अंदर जरूर पूछेगा आपसे, आपको केस स्टडीज के अंदर क्वेश्चंस आएंगे, पूरी कहानी सुनाएगा, उसमें आपको पहचानना होगा कि कौन सा इसमें राइट अवेलेबल हो रहा है। ठीक है। राइट टू चूज मतलब सिलेक्शन का अधिकार। अब आप कोई वस्तु खरीदने गए तो आपके ऊपर कोई भी सेलर जबरदस्ती कोई वस्तु नहीं थोप सकता, आपको सिलेक्शन करने का पूरा अधिकार है। अ कंज्यूमर हैज द राइट, कंज्यूमर को पूरा अधिकार है टू बाय एनी गुड्स और सर्विसेज ऑफ हिज चॉइस, कि वो अपनी मनपसंद वस्तु खरीदे। एंड नो सेलर, कोई भी सेलर इन्फ्लुएंस नहीं करेगा अनफेयर तरीके से, उसकी चॉइस में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। जो उसका मन करेगा कंज्यूमर वो वस्तु परचेज करेगा। इफ एनी सेलर डज सो, अगर कोई भी सेलर ऐसा करता है, इट विल बी डीम्ड एज इंटरफेरेंस। इसका मतलब है कि राइट टू चूज में इंटरफेरेंस किया जा रहा है। राइट टू बी हियर्ड, सुनवाई का अधिकार। अ कंज्यूमर हैज द राइट टू फाइल अ कंप्लेंट, एक कंज्यूमर को पूरा अधिकार है कंप्लेंट फाइल करने का इन केस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन विद द गुड ऑफ सर्विस। अगर मान लो कोई भी वस्तु है, कोई भी सर्विसेज है, अगर कंज्यूमर उससे सेटिस्फाई नहीं है तो उसको पूरा अधिकार है राइट टू बी हियर्ड, सुनवाई का, कि वो उसके लिए कंप्लेंट फाइल कर सकता है और उसकी कंप्लेंट पर जो है एक्शन लिया जाएगा, उसकी सुनवाई की जाएगी। राइट टू सीक रिड्रेसल, इसका मतलब क्या है? अ कंज्यूमर हैज अ राइट टू गेट, उसको रिलीफ भी मिलेगा। जैसे मतलब अथॉरिटी जो है, भाई जो भी अथॉरिटी है, जो भी कोर्ट है, वो उसको रिलीफ दिलवाएगी कि भाई डिफेक्टिव प्रोडक्ट है। अभी मैंने पढ़ा था रेमेडीज या रिलीफ अवेलेबल टू कंज्यूमर, कि भाई वापस कर लो, पैसे वापस करो इसके, या जो भी इसको नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करो, सब कुछ ये इसको रिड्रेसल अवेलेबल है। तो राइट टू सीक रिड्रेसल। अ कंज्यूमर हैज अ राइट, एक कंज्यूमर को पूरा अधिकार है टू गेट रिलीफ, उसको रिलीफ लेने का इन केस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज डू नॉट कन्फर्म। अगर मान लो प्रॉमिस स्टैंडर्ड जो कहा गया था, अगर वैसे स्टैंडर्ड की वस्तु अगर नहीं है तो डेफिनेटली जो है उसको पूरा अधिकार है कि वो क्या करेगा, उसके लिए मतलब कि रिड्रेसल लेगा। ठीक है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। अ कंज्यूमर हैज टू बी अ वेल इन्फॉर्म कंज्यूमर, जो कंज्यूमर है वो क्या होना चाहिए? वेल इन्फॉर्म जो है कंज्यूमर होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए सब कुछ। ही शुड बी अवेयर अबाउट द राइट्स, उसको अपने राइट्स, अपने रिलीफ्स पता होने चाहिए। अगर मान लो गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो फॉलिंग शॉर्ट, अगर मान लो उसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वस्तुएं नहीं हैं, सर्विसेज नहीं है, तो उसको पूरा अधिकार है कि वो उसके लिए क्या करवा सकता है? कानूनी कार्रवाई करवा सकता है। राइट टू एजुकेशन। ठीक है। करेक्ट। कंज्यूमर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बेटा? इसको भी इंपॉर्टेंट लिख लो। 3 कंसेप्ट इसके अंदर से आते ही आते हैं, चार कंसेप्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार जैसे 3 सेट आएंगे आपके पेपर के अंदर, तो क्या होता है कि ना 3 सेटों के अंदर ये जो 4 कंसेप्ट हैं वो दे देगा आपको। तो इसलिए 4 कंसेप्ट, कौन कौन से 4 कंसेप्ट? कंज्यूमर के राइट्स, कंज्यूमर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिलीफ अवेलेबल, और आगे पढ़ाऊंगी 3 टायर जुडिशरी मशीनरी। वैसे तो आपको ये चैप्टर अच्छे से एक बार रीड अच्छे से करना है,
समझा मैं रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको कंक्लूजन निकालना हो कि इसके अंदर से इम्पॉर्टेंट क्या है, तो ये 4 कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से जरा बताइए मुझे। कंज्यूमर्स के राइट्स, कंज्यूमर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिलीफ अवेलेबल, और एक और कौन सा है जो मैं पढ़ाऊंगी आगे, 3 टायर जुडिशरी मशीनरी। ठीक है, कंज्यूमर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, जिम्मेदारियां क्या बनती हैं, समझिएगा। द कंज्यूमर्स हैव अ नंबर ऑफ राइट्स, कंज्यूमर्स को बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं रिगार्डिंग द परचेज ऑफ थिंग्स, वस्तुओं को खरीदने से रिलेटेड। बट एट द सेम टाइम, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें, दे हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू, उन कंज्यूमर्स की कुछ जिम्मेदारियां भी क्रिएट होती हैं। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, दैट द कंज्यूमर शुड कीप अ फ्यू थिंग्स, कंज्यूमर को कुछ बातें अपने माइंड के अंदर रखनी होंगी, दिमाग के अंदर, वाइल परचेजिंग दैम, जब भी वस्तुएं वो परचेज करेगा तो कुछ बातें कंज्यूमर्स को अपने दिमाग के अंदर रखनी होंगी, जैसे कि बी अवेयर अबाउट ऑल सिमिलर प्रोडक्ट्स। जैसे आप मान लो आप मार्केट गए, ठीक है, आपने मांगा बिस्लरी देना भाई, उनने दे दी बिलसरी, तो ये आपको पता होना चाहिए। सिमिलर प्रोडक्ट्स से सावधान रहें, सिमिलर प्रोडक्ट्स जो नाम ऐसे ही थोड़ा स्पेलिंग गलत कर देते हैं तो उनसे थोड़ा सावधान रहें। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है, कोई आपको बताएगा नहीं आकर के, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। बी अवेयर अबाउट वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, आपको अवेयर रहना है अलग अलग सर्विसेज, अलग अलग गुड्स से अवेलेबल इन द मार्केट, सो दैट अ वाइज चॉइस कैन बी मेड, ताकि एक अच्छी चॉइस आप लोग कर सकें। फोकस ऑन ओनली स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, आपकी जिम्मेदारी क्या है कि आप जो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट हैं उन पर फोकस करें, मतलब क्वालिटी के साथ समझौता ना करें, लोकल चीजें ना खरीदें। ठीक है, कह रहा है ऑलवेज ट्राई टू बाय स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स एज दे प्रोवाइड क्वालिटी एश्योरेंस, ऐसी वस्तुएं खरीदें जो क्वालिटी एश्योरेंस दे, यानी कि वस्तु की क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए। इस बात की मतलब कि भाई जैसे आप गोल्ड खरीद रहे हो तो हॉलमार्क लिखा हुआ है, तो हॉलमार्क उस पर प्रिंट है या हॉलमार्क लिखा हुआ है, तो यार वो वस्तु जो है वो ओरिजिनल है। 10 लुक फॉर ISI, इलेक्ट्रिकल गुड्स खरीद रही हो तो ISI मार्क देख के खरीदो, या फिर FPO फसाई मार्क ऑन फूड प्रोडक्ट्स पर, हॉलमार्क ज्वेलरी पर देख करके ही खरीदें, लोकल चीजें ना खरीदें। लर्न अबाउट द एसोसिएटेड रिस्क, अगर कोई वस्तु परचेज कर रहे हो तो उसके अंदर क्या क्या रिस्क हो सकता है उसके बारे में आपको सीखना होगा, पढ़ना होगा, समझना होगा। द कंज्यूमर शुड लर्न अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर को सीखना होगा प्रोडक्ट के अंदर क्या रिस्क है, सर्विसेज के अंदर क्या रिस्क है। फॉलो मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरर मान लो कोई आप वस्तु खरीद के लाए इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, उस पर इंस्ट्रक्शन लिखी थी, आपने इंस्ट्रक्शन देखी नहीं, फॉलो नहीं करी, तो गलती किसकी है, आपकी है। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई प्रोडक्ट है उस पर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है तो आप उसको प्रोडक्ट को उसी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग मतलब यूज करें। रीड लेबल्स केयरफुली, एक कंज्यूमर की क्या जिम्मेदारी है कि भाई अगर जो भी आपका लेबल है उसको जो है आप बहुत ही ध्यान से पढ़ें, लेबल को ध्यान से पढ़ें। द कंज्यूमर शुड रीड द लेबल्स केयरफुली, कंज्यूमर को लेबल बहुत ध्यान से पढ़ना है। इट गिव्स देम हियर हर द नॉलेज ऑफ प्राइस, जिसके अंदर वस्तु की नॉलेज, प्राइस की नॉलेज, नेट वेट, मैन्युफैक्चर एक्सपायरी डेट, सब कुछ लिखा हुआ होगा। assert yourself, the consumer should assert himself to get a fair deal, कंज्यूमर को खुद पता होना चाहिए कि फेयर डील कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, सही प्राइस दे रहा हूँ नहीं दे रहा, ठीक है, वो सब कंज्यूमर की जिम्मेदारी है कि वो किस तरीके से करेगा। बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग, बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग, अपनी डीलिंग्स में ऑनेस्ट रहिए, ईमानदार रहिए। द कंज्यूमर शुड बी ऑनेस्ट हिज और हर डीलिंग, एक कंज्यूमर को बिल्कुल ईमानदार रहना है। चूज ओनली फ्रॉम लीगल गुड्स, जो भी वस्तुएं परचेज करो वो लीगल गुड्स होनी चाहिए, इलीगल वस्तुएं नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं ड्रग्स खरीद लाएगा नकली है अब तो चलो कोर्ट चल रहे हैं, तो वो क्या है, जो वस्तुएं खरीद रहे हो वो लीगल होनी चाहिए। डिस्करेज अनस्क्रपस, भाई जैसे मान लो ब्लैक मार्केटिंग है, इन सबको डिस्करेज करना भी कंज्यूमर की जिम्मेदारी होता है। ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है इसको मोटिवेट कर रहे हो ब्लैक मार्केटिंग वगैरह को, ऐसा नहीं करना है। डू नॉट फॉरगेट टू गेट कैश मेमो, कैश मेमो लेना ना भूलें, रिसीप्ट लें, बिल लें, ठीक है, पक्का बिल होना चाहिए क्योंकि आपको अगर मान लो कंप्लेंट फाइल करनी पड़ जाए तो आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए। आस्क फॉर अ कैश मेमो ऑन एवरी परचेज, हर परचेज पर आप कैश मेमो मांगेंगे, आपके पास होनी चाहिए। कैश मेमो वुड सर्व एज अ प्रूफ, परचेज का एक प्रूफ हो जाता है। ऑलवेज फाइल कंप्लेंट फॉर जेन्युइन ग्रीवांस, जो भी आप कंप्लेंट फाइल करोगे एक जेन्युइन ग्रीवांस के लिए फाइल करोगे, अगर वाकई में वो प्रॉब्लम सच में आपके साथ है तो ही आप कंप्लेंट फाइल करें, झूठी कंप्लेंट फाइल ना करें अपने बेनिफिट के लिए।
एक कस्टमर की जिम्मेदारी है कि ऐसा ना हो झूठी कंप्लेंट फाइल कर दी है ना, ऐसा नहीं करना है, कंज्यूमर को ईमानदार रहना है। और फाइल अ कंप्लेंट इन एन एप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम फॉर एवरी जेन्युइन ग्रीवांस, डू नॉट हेजिटेट टू टेक एन एक्शन, कभी भी आपको हेजिटेट ना होना है, चाहे वो अमाउंट छोटा सा ही है उसके लिए भी आप कंप्लेंट फाइल करें, जेन्युइन ग्रीवांस अगर है तो, ठीक है। अगर वाकई में प्रॉब्लम है, ठीक है, वाकई में दिक्कत है, वाकई में आपके साथ धोखा हुआ है तो ही कंप्लेंट फाइल करें, झूठी कंप्लेंट फाइल नहीं करनी है। फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटी, अपने लिए क्या बनाओ कि कंज्यूमर सोसाइटीज बनाओ, क्या बनाओ, कंज्यूमर सोसाइटी बनाओ। द कंज्यूमर शुड फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटी, कंज्यूमर को क्या करना चाहिए, कंज्यूमर सोसाइटीज बनानी चाहिए मिलकर के। दीज सोसाइटीज वुड प्ले, ये सोसाइटी जो है कंज्यूमर्स को एजुकेट करेंगी और कंज्यूमर के इंटरेस्ट को ध्यान में रखेंगी, कंज्यूमर के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होगी। रेस्पेक्ट द एनवायरनमेंट, ऐसा नहीं है आप लोग वस्तुएं बना रहे हो, ठीक है, सॉरी आप लोग वस्तुएं यूज़ कर रहे हो, कंज्यूमर्स वस्तु यूज़ कर रहे हैं तो आप यूज़ करके भैया आपने पानी की बोतल खरीदी फेंक दी, प्लास्टिक के प्रोडक्ट खरीदे फेंक दिए उसके खाली रैपर, ऐसा नहीं करना है। आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप एनवायरनमेंट को सेफ रखें। द कंज्यूमर शुड रेस्पेक्ट द एनवायरनमेंट, दे शुड अवॉइड वेस्ट, लिटरिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग, पॉल्यूशन नहीं करना है। आपको क्या नहीं करना है बेटा, पॉल्यूशन नहीं करना है। आपको जो भी काम करना है मतलब अपने एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के ही प्रोडक्ट्स को यूज करना है, ठीक है। वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कौन, अगला टॉपिक क्या है बेटा कि भाई कौन कौन से वेज, कौन कौन से तरीके हैं भाई, वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सुनेगा, सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस, एक बिजनेस को सेल्फ रेगुलेट होना चाहिए। अगर मान लो कि भाई कंज्यूमर, एक बिजनेस जो है वो क्या चाहता है भाई, सेल्फ रेगुलेशन, भाई वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन के तरीके क्या है, सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस। अगर एक बिजनेस अपने आप को खुद से ही रेगुलेट कर ले, रूल्स एंड रेगुलेशन में रख ले, तो डेफिनेटली कोई दिक्कत ही नहीं है। एवरी फर्म इंसिस्ट टू हैव अ स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर बेस, हर एक फर्म क्या चाहती है कि हमारा जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग हो, है ना, कंज्यूमर बेस कैसा रहे, स्ट्रॉन्ग रहे, ठीक है। विच मीन्स दैट मोर एंड स्टिल मोर पीपल शुड बाय देयर प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोग प्रोडक्ट को परचेज करें। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द कंज्यूमर्स आर फुली सेटिस्फाइड, और ये कब पॉसिबल है, जब कंज्यूमर फुली सेटिस्फाइड होंगे। और कंज्यूमर फुली सेटिस्फाइड कब होंगे, जब उनको एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा। कह रहा है with the product of the firm, with this purpose in view the firm ban all types of undesirable activities that can be harmful to the consumer। तो इसलिए कंज्यूमर को क्या करना है, किसी भी प्रकार का गलत काम ऐसा नहीं करना है जो कंज्यूमर्स के लिए हार्मफुल रहे। इन एडिशन टू दिस कंज्यूमर सर्विस ग्रीवांस सेल जो है वो बनानी है ताकि कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम्स को सुनवाई की जा सके। इन दिस वे बिजनेस जो है वो अपने आप को रेगुलेट कर ले और कंज्यूमर्स के फायदे के बारे में ही सोचे, ठीक है। बिजनेस एसोसिएशन, क्या कह रहा है ये, बिजनेस एसोसिएशन, सुनिएगा ध्यान से। बिजनेस एसोसिएशंस प्रिपेयर अ कोड ऑफ कंडक्ट, एक बिजनेस एसोसिएशन को क्या करना है, एक कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करना है बिजनेसमैन के लिए। इट इज लेड डाउन इन द कोड ऑफ कंडक्ट एज टू हाउ बिजनेसमैन आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव विद द कंज्यूमर, कि भाई बिजनेस एसोसिएशन बनने चाहिए, कंज्यूमर के साथ कैसा बिहेव करना है, कैसा उनके सामने प्रेजेंट होना है, सब कुछ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द फेडरेशन of Indian Chamber of Commerce and Industry FICCI and the Confederation of Indian Industry CII have proposed their code of conduct। इन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे हैं, गवर्न द एटीट्यूड, कि भाई हमारे जो मेंबर्स हैं वो कंज्यूमर्स से किस तरीके से बिहेव करेंगे, उनको सब कुछ सिखा रखा है। तो ये क्या है कि भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन कैसे हो सकता है, एक बिजनेस को खुद से रेगुलेट होना है और क्या करना है, बिजनेस एसोसिएशंस को कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करने हैं, कंज्यूमर्स अवेयरनेस होनी चाहिए एज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए कि भाई कंज्यूमर जो है वो क्या होने चाहिए, प्रोटेक्शन देना है। अ कंज्यूमर शुड प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, एक कंज्यूमर अपना बचाव खुद करे। एक ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर जो है वो अंधा होकर वस्तुएं खरीदने जा रहा है, नहीं, कंज्यूमर की जिम्मेदारी भी क्या है कि वो अपना बचाव खुद करे। सबसे बड़ी बात तो यही है। ही शुड बी अलर्ट इन द मैटर ऑफ हिज राइट, उसको अपने राइट्स पता होने चाहिए। An alert consumer alone can demand his right from the seller, एक अकेला अवेयर कंज्यूमर अपने राइट्स की डिमांड कर सकता है। Thus the consumer himself must know his right, कंज्यूमर को अपने राइट्स पता होने चाहिए और वो अनफेयर प्रैक्टिसेस, अगर मान लो सेलर गलत काम करता है तो वो अपनी आवाज़ उठाने वाले होने चाहिए।
कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो उपभोक्ता समितियां बनाई गई हैं, संगठन बनाए गए हैं, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने में कंज्यूमर्स को। व्हेन अ सिंगल कंज्यूमर फेल टू गेट हिज राइट, मान लो एक सिंगल कंज्यूमर है, वो अपने राइट्स लेने में मतलब कैपेबल नहीं है, उसे थोड़ा डर लग रहा है, उसे हेजिटेशन हो रही है, देन ही सीक हेल्प फ्रॉम द कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। तो वो एक अकेला कंज्यूमर कहाँ जाएगा? कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएगा और कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन उसके बिहाफ पर कंप्लेंट फाइल करेंगे। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रेशराइज द सेलर, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन सेलर को प्रेशराइज करेंगे कीपिंग इन व्यू द इंटरेस्ट, कि भाई कंज्यूमर को ध्यान में रखे, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं वो कंज्यूमर को एजुकेट भी करते हैं। ठीक है, कह रहा है गवर्नमेंट, सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है, किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो हेल्प करती है? इंटरेस्ट द कंज्यूमर्स आर प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट बाय एनेक्टिंग वेरियस लेजिस्लेशन, बहुत सारे कानून लेकर के आए गवर्नमेंट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन जो है वो गवर्नमेंट ने पास करा है कंज्यूमर्स को बचाने के लिए। अंडर दिस एक्ट देयर इज अ प्रोविजन ऑफ 3 टायर जुडिशरी मशीनरी जो है वो बनाया गया है ताकि कंज्यूमर को बहुत सिंपल तरीके से न्याय, स्पीडी तरीके से और इनएक्सपेंसिव तरीके से कंज्यूमर्स को न्याय मिल सके। ठीक है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन बनाया है, स्टेट कमीशन बनाया है और नेशनल कमीशन बनाया है। तो चलिए बच्चों, इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखिए। अब हम इसका जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे इस चैप्टर का, 3 टायर जुडिशरी मशीनरी के कंज्यूमर्स को जो है किस किस तरीके से जो है न्याय मिल सकता है। 3 टायर, भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाना है, स्टेट लेवल है और नेशनल कमीशन है, तो कितने कितने रुपए में हम जा सकते हैं, कितने अमाउंट का मुकदमा हम दायर कर सकते हैं, कहाँ पर हम केस फाइल कर सकते हैं, कितने लोग इसके अंदर होते हैं, सब कुछ मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगी। समझिएगा बेटा बहुत ध्यान से। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। क्या कह रहा है हमसे? 3 टायर जुडिशरी मशीनरी और कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल एजेंसीज अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। सुनेगा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसा कि मैंने इस चैप्टर में कम से कम 10 बार आपको बोला कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट लेवल पर स्टेट कमीशन, नेशनल लेवल पर नेशनल कमीशन। सबसे पहले कोई भी केस होता है, मैं यहाँ पर आपको अमाउंट भी बताऊंगी, कोई भी केस होता है तो वो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास जाएगा। अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन के आपको जजमेंट जो मिला है, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हुए तो आप कहाँ पर जाएंगे? स्टेट कमीशन के पास। अगर स्टेट कमीशन के जजमेंट से भी आप सेटिस्फाइड नहीं हुए हैं तो आप कहाँ जाएंगे? नेशनल कमीशन के पास। सुनेगा ध्यान से, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, कौन सा बेटा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 has provided 3 tier judiciary machinery for redressing the grievance of the consumer। तो कंज्यूमर्स की ग्रीवांसेस, उनकी परेशानियों को सुनने के लिए जो है ये बनाया गया है। सुनिएगा ध्यान से, डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्या कह रहा है बेटा? ये डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन या फिर डिस्ट्रिक्ट कमीशन। द मेन फीचर्स, बेटा इसके फीचर्स क्या है, विशेषताएं क्या है, समझिएगा बहुत ध्यान से। कह रहा है स्टेबलाइजिंग अथॉरिटी, इसको बनाता कौन है? डिस्ट्रिक्ट कमीशन को बनाता कौन है? द स्टेट गवर्नमेंट सेल सेट अप 1 और मोर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। कौन बनाएगा बेटा? सबसे पहली बात, इसको बनाएगा कौन? स्टेट गवर्नमेंट। कौन बनाएगा बेटा? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, एक या एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कमीशन बनाई जा सकती हैं, किसके द्वारा? स्टेट कमीशन के द्वारा, नोन एज द, उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्ट्रिक्ट कमीशन बोलेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में इसको बनाया जाएगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट में इसको बनाया जाएगा। कंपोजिशन, इसके अंदर एक्चुअल में कितने लोग शामिल होंगे? हर एक ईच डिस्ट्रिक्ट कमीशन, मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन में क्या क्या होगा? अब प्रेसिडेंट, एक तो होगा प्रेसिडेंट। कौन होगा बेटा? एक प्रेसिडेंट। हु इज क्वालिफाइड टू बी डिस्ट्रिक्ट जज। बेटा जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए। किसकी क्वालिटीज होनी चाहिए? डिस्ट्रिक्ट जज की क्वालिटीज होनी चाहिए। किसके अंदर बेटा जी? जो हमारा कह सकते हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर क्या होगा बेटा जी? एक प्रेसिडेंट होगा और उस प्रेसिडेंट के अंदर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए किसकी? डिस्ट्रिक्ट जज की। ठीक है, एंड नॉट लेस देन 2, 2 से कम तो नहीं लोग होने चाहिए।
एक तो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के अलावा 2 लोग और 2 या 2 से ज्यादा, एंड नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ मेंबर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब इन कंसल्टेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल रखा है, सुनो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला है, देखो इसको लगाता कौन है, स्टेट गवर्नमेंट। कौन लगाता है बेटा जी, स्टेट गवर्नमेंट। ओके, कितने लोग होंगे, एक तो होगा प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के अंदर जो है कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट जज की क्वालिटीज। इसके अलावा प्रेसिडेंट के अलावा 2 लोग और होने चाहिए, 2 से भी ज्यादा लोग हो सकते हैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी तो, ठीक है। ज्यूरिडिक्शन, न्याय कैसे मिलेगा, द डिस्ट्रिक्ट कमीशन एंटरटेन्स कंप्लेंट वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स, कितने रुपए का मामला जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास कितने रुपए तक का मामला जाएगा, 1 करोड़ रुपए तक का मामला अगर है, कोई भी केस अगर 1 करोड़ रुपए तक का है तो सबसे पहले वो जाएगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास। 1 करोड़ या उससे कम का मामला डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास जाएगा। अपील कहाँ करोगे, इन केस द एग्रीव पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड, मान लो जो एग्रीव पार्टी है वो सेटिस्फाइड नहीं है, क्या नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है विद द ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, किसके ऑर्डर से, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर से, मतलब कि जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने जो न्याय दिया तो जो कंज्यूमर है वो सेटिस्फाइड नहीं है, ही कैन अपील, तो वो क्या कर सकता है, अपील कर सकता है, कहाँ पर, स्टेट कमीशन के पास। लेकिन टाइमिंग कितना होना चाहिए, 45 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। जैसे मान लो आज न्याय आया, हम सेटिस्फाई नहीं हैं, तो अगले 45 दिन के अंदर अंदर हमें स्टेट कमीशन के पास उस ऑर्डर को आगे पहुंचाना होगा कि भाई हम सेटिस्फाई नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने जो भी ऑर्डर दिया है या जो भी मतलब कि न्याय दिया है हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है। अब स्टेट कमीशन की बात करते हैं, बेटा एक याद कर लोगे ना बाकी सब अपने आप याद हो जाएगा। पहले हमने डिस्ट्रिक्ट कमीशन पढ़ लिया, अब क्या कह रहा है, स्टेट कमीशन। द स्टेट कमीशन कह रहा है स्टेबलाइजिंग अथॉरिटी, इसको लगाता कौन है, स्टेट कमीशन को। द स्टेट गवर्नमेंट शैल सेट अप वन स्टेट, इसको भी कौन लगाएगा, स्टेट गवर्नमेंट ही लगाएगी। कौन लगाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन नोन एज द स्टेट कमीशन इन ईच स्टेट, हर स्टेट में स्टेट कमीशन के द्वारा, हर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसको लगाया जाता है। किसको, स्टेट कमीशन को। कंपोजिशन, कितने लोग होंगे बेटा, इसके अंदर भी कौन होगा, एक प्रेसिडेंट होगा, और इसके अंदर क्वालिटीज कौन सी होनी चाहिए, हाई कोर्ट के जज की, ठीक है। इसके अंदर जो प्रेसिडेंट जो होगा हाई कोर्ट के जज की। प्रेसिडेंट के अलावा कितने लोग होंगे, 4 लोग और होंगे, ठीक है, कम से कम 4, ठीक है, उससे कम नहीं। एंड नॉट मोर देन सच नंबर, या फिर उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन जितने लोगों की होगी उतने। एक तो प्रेसिडेंट होगा ही, उसके अलावा 4 लोग और होंगे। ज्यूरिडिक्शन, कितने रुपए तक का मामला जाएगा, द स्टेट कमीशन एंटरटेन्स कंप्लेंट वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस पेड, 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ रुपए तक का मामला कहाँ जाएगा बेटा, स्टेट कमीशन के पास। अपील अगेंस्ट द ऑर्डर, भाई अगर मान लो डिस्ट्रिक्ट कमीशन, अब यहाँ पर कौन सा मामला जाएगा, अगर कोई व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट कमीशन के फैसले से खुश नहीं है तो वो स्टेट कमीशन के पास जाएगा, ठीक है। अपील कितने दिन, अगर मान लो स्टेट कमीशन ने कोई ऑर्डर पास किया, कोई न्याय दिया और हम सेटिस्फाइड नहीं है, तो बच्चों पता क्या होगा, हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग जाएंगे नेशनल कमीशन के पास। लेकिन कितने दिन के अंदर अंदर, 30 दिन के अंदर अंदर। वहां पर कितना था, 45 दिन। इन केस द एग्रीव पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ द स्टेट कमीशन, मान लो एग्रीव पार्टी जो है स्टेट कमीशन के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो नेशनल कमीशन के पास 30 दिन के अंदर अंदर अपील कर सकती है। क्लियर। अब आते हैं हम नेशनल कमीशन के पास। नेशनल कमीशन के अंदर क्या है, स्टेबलाइजिंग अथॉरिटी, इसको कौन लगाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। बेटा उन दोनों को किसने लगाया है, स्टेट गवर्नमेंट ने। नेशनल कमीशन को किसने बनाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। shall set up a national consumer dispute redressal commission known as the national commission। कंपोजिशन, कितने लोग होंगे, इसके अंदर जो है एक तो होगा प्रेसिडेंट, एक तो होगा प्रेसिडेंट, और इसके अंदर क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के जज की होनी चाहिए, ठीक है। इसके अंदर क्वालिफिकेशन, जो प्रेसिडेंट बनेगा ना नेशनल कमीशन का, उसके अंदर क्वालिटीज सुप्रीम कोर्ट के जज की होनी चाहिए, नॉट लेस देन। और इसके अलावा कितने लोग, 4 लोग और होने चाहिए, और 4 से भी ज्यादा लोग अगर होंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के साथ ही होंगे। ज्यूरिडिक्शन कितना है, 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का अगर मामला है तो
कंप्लेंट वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज पेड एज कंसिडरेशन 10 करोड़ से ज्यादा का मामला है तो यहाँ जाएगा। कहाँ पर जाएगा बेटा जी, बताओ जरा मुझको, कहाँ जाएगा? 10 करोड़ से ज्यादा का मामला है तो वो नेशनल कमीशन के पास जाएगा, या फिर स्टेट कमीशन की अपील पर मामला नेशनल कमीशन के पास जाएगा। अपील, मान लो, सुनो ध्यान से, मान लो नेशनल कमीशन ने भी ऑर्डर पास करा, न्याय दिया, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कंज्यूमर को, तो क्या होगा? इन केस द एग्रीव पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ द स्टेट कमीशन, अगर एग्रीव पार्टी जो है स्टेट कमीशन के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है तो कहाँ जाएगा बेटा? तो वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास। मामला कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। कितने दिन के अंदर अंदर? 30 दिन के अंदर अंदर। कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, सब्जेक्टेड टू ओरिजिनल एज पेक्यूनरी जुडिक्शन, कंप्लेंट इन्वॉल्विंग अ सम 10 करोड़ से ज्यादा का मामला सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। यानी कि सबसे पहले बताओ जरा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास जाएंगे, फिर स्टेट कमीशन के पास जाएंगे, फिर नेशनल कमीशन के पास जाएंगे। नेशनल कमीशन से भी सेटिस्फाई नहीं हुए तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक याद कर लोगे बाकी अपने आप याद हो जाएंगे। बस इसका क्या याद करना है आपको? कंपोजिशन अच्छे से याद करना है कि प्रेसिडेंट के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उसके अलावा कितने लोग काम करते हैं, वो सब आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। ओनली इन ऑर्डर पास बाय द नेशनल कमीशन इन अ मैटर ऑफ इट ओरिजिनल और पेक्यूनरी जुडिक्शन असम एग्जिम 10 करोड़ रुपए का मामला आप अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। क्लियर? समझ में आ गया बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है रोल ऑफ, अगला टॉपिक, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। जो नॉन गवर्नमेंट, जो एनजीओज होते हैं, उनका क्या रोल है? जो एनजीओज होते हैं बेटा, उनका क्या रोल है? द गवर्नमेंट इज मेकिंग मैनी एफर्ट्स, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर रही है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर्स इंटरेस्ट, कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए उनके फायदे के लिए। इन एडिशन टू इट मैनी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस आर आल्सो प्लेइंग, इसके अलावा बहुत सारे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। प्रेजेंटली देयर आर अबाउट 500 कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, 500 कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बने हैं इंडिया के अंदर। दीज ऑर्गेनाइजेशन हैव कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टू द प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट, इन्होंने कंज्यूमर के फायदे के लिए बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं? कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया मुंबई, पेपर के अंदर आपसे 2 एनजीओ के नाम पूछ सकता है, इसलिए बच्चों कोई से भी 2 याद कर लेना। सिटीजन एक्शन ग्रुप मुंबई, कॉमन कॉज न्यू दिल्ली, कंज्यूमर एक्शन फोरम कोलकाता, कंज्यूमर एक्शन फोरम दिल्ली। दीज कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, बेटा ये जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो एनजीओज है, ये क्या क्या काम करते हैं? ठीक है बाबू, सुनिएगा ध्यान से। एजुकेटिंग द जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक, जनता को एजुकेट करने का काम इनका होता है। दीज ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड एजुकेशन टू जनरल पब्लिक अबाउट कंज्यूमर राइट, ये जनता को कंज्यूमर्स के राइट्स के बारे में अवेयर करते हैं। टू डू दिस दे ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम लेकर के आते हैं, कंज्यूमर्स के लिए ट्रेनिंग देते हैं, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं, वर्कशॉप लेकर के आते हैं। Publishing periodicals, these organization publish periodicals and other publications, मतलब मैगजीन्स वगैरह लेके आते हैं, ब्रोशर्स, जनरल्स, मोनोग्राफ्स वगैरह ये प्रिंट करवाते हैं। टू इम्पार्ट नॉलेज, ताकि जनता को, कंज्यूमर्स को नॉलेज दे सके कंज्यूमर प्रॉब्लम्स के बारे में, लीगल रिपोर्टिंग, रिलीफ क्या क्या अवेलेबल है, सारे मतलब कंज्यूमर्स के फायदे की सारी बातें उनके अंदर ये लिखवाते हैं। जो जनरल्स वगैरह प्रिंट करवाते हैं, कौन प्रिंट करवाता है बेटा? कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस या फिर एनजीओज। कैरिंग आउट कंपैरेटिव टेस्टिंग, ये लोग टेस्टिंग के लिए भी जाते हैं, मतलब जैसे प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट की टेस्टिंग करने के लिए भी ये लोग चले जाते हैं। These organizations carry out comparative testing of various consumer products to test relative qualities of competing brands। जो ब्रांड्स हैं उनकी क्वालिटीज़ को चेक करने के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा काम करते हैं ये रिलेटिव क्वालिटीज़ ऑफ कंपीटिंग ब्रांड्स। दिस वर्क इज कैरिड आउट इन क्रेडिट लेबोरेटरीज वगैरह में, ये प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए ले जाते हैं। आफ्टर दैट रिजल्ट, और जो भी टेस्ट का रिजल्ट आता है वो जनता के सामने बताते हैं, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बेकार है। कोई प्रोडक्ट जैसे दाल है, चावल है, आटा है, घी है, तो ये पता क्या होता है, ये रैंडमली जो है ये प्रोडक्ट की टेस्टिंग कर सकते हैं। कौन? एनजीओज वगैरह, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस वाले, और जनता को उसका रिजल्ट भी बताता है कि भाई हाँ वाकई में ये प्योर है, वाकई में ये आपके लिए मतलब जो है बेनिफिशियल है, आप इसका यूज़ करें। अगर कोई प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव नेचर का है या खतरनाक है तो उसके बारे में भी जनता को बताते हैं।
एनकरेजिंग कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स को एनकरेज करते हैं। दीज ऑर्गेनाइजेशंस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल टू एनकरेज कंज्यूमर्स सो दैट दे स्ट्रांगली प्रोटेस्ट एंड टेक एन एक्शन अगेंस्ट अनस्क्रैपलर्स, एक्सप्लॉयटेटिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ऑफ सेलर। सेलर की जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं, गलत काम है, उनके लिए कंज्यूमर को एनकरेज करते हैं ताकि वो लोग कंप्लेंट फाइल कर सके। प्रोवाइडिंग लीगल असिस्टेंस, कंज्यूमर को लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाते हैं। दीज ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड लीगल असिस्टेंस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर्स को लीगल असिस्टेंस करवाते हैं इन द फॉर्म ऑफ लीगल एडवाइस, कंज्यूमर को लीगल एडवाइस देते हैं, लीगल रेमेडी अवेलेबल करवाते हैं। फाइलिंग कंप्लेंट, कंज्यूमर्स के लिए कंप्लेंट फाइल करते हैं। कोई कंज्यूमर अकेला कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल नहीं करवा पा रहा तो ये उसके बिहाफ पर कंप्लेंट फाइल करते हैं। These organization file complaint in appropriate consumer court on behalf of the consumers के बिहाफ पर ये लोग कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल करवाते हैं। फाइलिंग कंप्लेंट फॉर जनरल पब्लिक, जो जनता है, जो सामान्य जनता है, ये लोग क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट मैंने बताया अभी रैंडमली टेस्ट करते हैं, अगर फिर भी इनको लगता है कि उसमें कोई दिक्कत है तो ये फटाफट से उसके लिए जनता के, जनरल पब्लिक के सामने जो है उसका जो रिजल्ट आता है वो बताते हैं और उनके बारे में मतलब जनता के बिहाफ पर ये कंप्लेंट फाइल करते हैं। ठीक है। Apart from individual complaint, consumer organization are also taking initiative in filing complaint। जो भी चीज़ जनता के लिए अच्छी होती है उसके लिए कंप्लेंट फाइल करते हैं कि भाई ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बेकार है। अगर कंज्यूमर कोर्ट में जाना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, ये कंप्लेंट फाइल करवाते हैं। कौन? जो हमारे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो हमने क्या पढ़ा, रोल क्या है, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस का रोल क्या है। इन दिस वे वी फाइंड दैट, हमने क्या पाया, ये पूरा चैप्टर हमने पढ़ा तो हमने बच्चों क्या एनालाइज करा, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। यहाँ पर इस जो कंसेप्ट था कि कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देने के लिए। समझ में आया बेटा? समझ में आया? तो ये चैप्टर हमारा आज फिनिश हो गया है। थैंक यू सो मच। और आज हमारा कोर्स बच्चों फिनिश हो गया। आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करिए और एक अच्छा रिजल्ट अचीव करिए। ठीक है। और हम लोग आज आपका 12th का कोर्स हो गया है खत्म। क्या हो गया बेटा? कोर्स खत्म। थैंक यू सो मच। बाय बाय।